जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो फॉर्मूले हैं, उसे ही लिखें। तो आइए शुरू करते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर जब शुरू करते हैं तो सबसे पहला सवाल कि आखिर एटम का स्ट्रक्चर कैसा है। और ये बहुत बड़ी विडंबना है, मैं हमेशा जब भी इस चैप्टर को शुरू करता हूं तो एक सवाल से शुरू करता हूं कि एटम दिखता कैसा है। और अगर आपसे पूछूं एटम कैसा दिखता है तो आप सब मुझे हमेशा एक ही जवाब देते हैं, और आपका जो जवाब होता है वो कई बार कुछ ऐसा होता है, सर बीचों बीच एक न्यूक्लियस है और उसके चारों तरफ घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन है। और एक ऐसी तस्वीर आप सबके मन में आ जाती है, बोलो हाँ या ना। आप जान के हैरान हो जाएंगे, ये जो एटम की फोटो है इसे सबसे पहली बार किसी ने हमारे दिमाग में अगर छापा था तो वो थे रदरफोर्ड। और सबसे बड़ी विडंबना यह है कि रदरफोर्ड न जाने कितनी सालों पुरानी बातें हैं, लेकिन आज भी हमारे मन में एटम की फोटो यही छपी है। और अगर आपको कुछ धुंधला धुंधला सा याद हो तो इतना याद होगा कि रदरफोर्ड के बाद न जाने कितने मॉडल आए थे, लेकिन फिर भी अगर कोई आपसे पूछता है एटम कैसा दिखता है तो फोटो कुछ ऐसी ही नजर आती है। शायद ये बहुत पुरानी फोटो है जिसे कई बार कई लोगों ने गलत साबित किया, लेकिन तब भी हमसे कोई पूछे एटम कैसा दिखता है तो हम कहते हैं कुछ ऐसा। आखिर एटम दिखता कैसा है, इसी एटम की कहानी का नाम है एटॉमिक स्ट्रक्चर। ये कहानी शुरू होती है कुछ छोटे छोटे डिस्कवरीज से, फिर एक मॉडल आता है, डिस्कवरीज, फिर मॉडल एंड सो ऑन। मैं अगर आपको इस पूरे चैप्टर को हल्का सा ब्रीफ करूं तो कुछ ऐसा होता है कि शुरुआत में सबसे पहले एक थ्योरी आई थी, एक कंसेप्ट आया था जिसका नाम था डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी मतलब अगर मैं अपने वेद पुराण की बातें छोड़ दूं, जो किताबों में लिखा है, तो सबसे पहली जो थ्योरी थी वो डाल्टन्स एटॉमिक मॉडल था या डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी था। ये वो पहली थ्योरी थी जिसने दुनिया से कहा कि हर मैटर के अंदर एक छोटी सी चीज है जो उसे बनाती है, और उसका नाम रखा गया पहली बार एटम। और यहां से एटम का नाम पड़ा गया। मतलब लोग सोचा करते थे ये जो बॉटल दिख रहा है, ये जो पानी है, ये किससे बना है, ये जो कैमरा है, कैमरे के अंदर जो चीजें हैं वो किससे बनी है, ये सोचा करते थे। तो डेल्टन ने सबसे पहले कहा इन सबको बनाने वाला जो सबसे छोटा पार्टिकल है वो कौन है, एटम। उस समय लोगों को लगता था कि किसी भी मैटर का सबसे छोटा जो हिस्सा है वो कौन है, एटम। उसके बाद एक डिस्कवरी होती है जिसे आपने सुना हो, मैं यहां बातें नहीं करूंगा। उसके बाद एक डिस्कवरी होती है, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज कैथोड रे एक्सपेरिमेंट, याद है। तो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के बाद दो डिस्कवरीज हुई, एक इलेक्ट्रॉन की खोज होती है और एक प्रोटॉन की खोज होती है, यानी कैथोड रे एक्सपेरिमेंट और एनोड रे एक्सपेरिमेंट, याद है। तो यहां पे आता है एक कैथोड रे एक्सपेरिमेंट और एक आता है एनोड रे एक्सपेरिमेंट। और इन्हीं दोनों एक्सपेरिमेंट के बाद फिर एक नए मॉडल का जन्म होता है जिसका नाम था थॉमसन एटॉमिक मॉडल। और जिन्होंने कहा जो एटम होता है वो एक प्लम पुडिंग के जैसा होता है, वो कुछ ऐसा होता है जैसा कि तरबूज होता है। ये उन दिनों की बातें हैं जब आप कभी छोटे थे तो सोचते होंगे ना ये किससे बना है, ये हमारे आसपास जितनी भी चीजें हैं ये किससे बनी है। ये उन दिनों की बातें हैं, तो लोग सोचा करते थे कि आपके सामने जो मैटर है वो किससे बना है। तो डेल्टन ने कभी कुछ और कहा, अब थॉमसन ने पहली बार कहा कि साहब जो एटम होता है वो बिल्कुल एक तरबूज के जैसा होता है, और उसके अंदर जो धसी हुई बीज है, जो धसी हुई बीज है, और इस प्रकार से इसके बाहर को उन्होंने कहा कि ये पूरा का पूरा प्रोटॉन है और अंदर यहाँ पे कहीं इलेक्ट्रॉन है, जो बहुत जल्दी खत्म हो गया। और फिर उसके बाद एक नई खोज होती है। मतलब कहानी कुछ ऐसी चलती है, लोग कुछ सोचते हैं, फिर एक्सपेरिमेंट होता है, कहते अरे तो तुमने गलत सोचा, फिर कुछ नया आता है, फिर खोज होती है, फिर गलत, फिर कुछ नया आता है, एंड सो ऑन, ये चलता जाता है। थॉमसन एटॉमिक मॉडल के बाद एक बार फिर से डिस्कवरी होती है, एक बार फिर से एक्सपेरिमेंट होता है, और वो जो एक्सपेरिमेंट था प्यारे बच्चों, उसका नाम था अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। सुना है आपने? क्योंकि इसके बारे में फिजिक्स में भी पढ़ाया जाता है तो हम लोग बातें नहीं करेंगे। अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट होता है, थॉमसन का मॉडल गलत साबित होता है, और फिर से एक बार एक नए मॉडल का जन्म होता है, दैट इज। और अब दुनिया में कौन सा मॉडल आ चुका है? ये वही मॉडल है जो आज भी आपके दिमाग में बसा है, और ये पहली बार बसाने वाले कौन थे? रदरफोर्ड। कि बीचों बीच कौन होगा? न्यूक्लियस। चारों तरफ घूमता हुआ कौन होगा? इलेक्ट्रॉन। ये पहली बार किसी ने प्रपोज किया था, किसी ने बताया था, तो कौन थे? रदरफोर्ड। जो बहुत जल्दी गलत साबित हो गया क्योंकि उन्होंने कुछ सवालों का आंसर नहीं दिया, जिसकी बात मैं यहां नहीं कर रहा हूं, बिकॉज दैट्स नॉट सो इंपॉर्टेंट। रदरफोर्ड मॉडल आने के बाद इस साइंस की दुनिया में कुछ सबसे बड़ी डिस्कवरीज होती है, और उनमें एक सबसे बड़ी डिस्कवरी जो थी उसका नाम था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अभी तक लोगों को वेव के बारे में तो पता था,
लेकिन ये जो वेव थी ये कुछ नई वेव थी जिसका नाम रखा गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और आप तो पूरा चैप्टर ही पढ़ते हैं ईएम वेव के नाम पे, बोलो हाँ या ना। तो दो डिस्कवरीज होती हैं, एक ईएम वेव की होती है और एक प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी आती है। ये डिस्कवरीज क्या थी, ये खोज क्या थी, वो समझाता हूं, मगर उसके पहले मैं बता दूं रदरफोर्ड मॉडल आया, फिर से दो एक्सपेरिमेंट हुए, रदरफोर्ड का मॉडल गलत साबित हुआ, फिर से नया मॉडल आया, फिर से दो एक्सपेरिमेंट हुए, वो मॉडल भी गलत साबित हुआ, फिर से नया मॉडल आया, और आज के समय का जो सबसे एडवांस मॉडल है वो क्या चल रहा है। मतलब अपने दिमाग में होता है ना कि पहले 1857 की लड़ाई हुई, फिर ये हुआ, फिर 1947, तो वैसे अपने दिमाग में क्रोनोलॉजी सेट होनी चाहिए कि सबसे पहले डेल्टन साहब आए, फिर थॉमसन आया, फिर रदरफोर्ड आया, फिर बोर आया, बोर के बाद एक सोमरफील्ड भी आता है जो एनसीईआरटी में लिखा नहीं है तो हम लोग पढ़ाते नहीं है, लेकिन बोर आया, बोर के बाद फिर आज सबसे एडवांस मॉडल कौन सा है, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। तो कहीं ना कहीं मेरा इस पूरे क्रैश कोर्स में जो आपसे डिस्कशन होने वाला है वो बोर मॉडल और क्वांटम मैकेनिकल मॉडल पे होने वाला है, क्योंकि यहीं से सवाल अक्सर पूछे जाते हैं। तो आज की जो पूरी क्लास होगी वो बोर मॉडल के नाम होगी, यानी स्पेक्ट्रम, बोर मॉडल, वो सारी चीज अपन डिस्कस करेंगे। लेकिन कहानी में शुरू करता हूं यहां से। अब ऐसा इमेजिन करें कि इस दुनिया में रदरफोर्ड मॉडल आ चुका है, सबको बीच में न्यूक्लियस और चारों तरफ घूमता हुआ कौन नजर आ रहा, इलेक्ट्रॉन। और उसी समय कंसेप्ट आया, उसका क्या नाम था, ईएम वेव का। ईएम वेव की कुछ छोटी छोटी बातें जो ऑलरेडी आपको पता है। सबसे पहली बात, जो ईएम वेव है मेरे प्यारे बच्चों, बताओ उसकी जो स्पीड है क्या वो स्पीड ऑफ लाइट के बराबर है। दुनिया में जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती हैं वो सब की सब एक ही स्पीड से मूव करती हैं, और वो कौन है, स्पीड ऑफ लाइट। न जाने कितनी ईएम वेव है, बोलो हाँ या ना। उन सब की एक ही स्पीड है, और वो कितनी है, ये स्पीड ऑफ लाइट। क्या सबको स्पीड ऑफ लाइट पता है, वो कितना है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, बोलो हाँ या ना। जितनी भी ईएम वेव होती हैं उसके लिए कंसेप्ट बनाओ, मैं आपके सामने एक ऐसी फोटो बनाऊं, ये इसे मैं बोलूंगा एक वेव। क्या बोलूंगा, मतलब जब ऐसे बना दूं तो कितनी वेव है, एक। एक बार और बना दूं तो, एक बार और बना दूं तो, ऐसा सोचोगे तो न्यूमेरिकल आएगा, राइट। ये जो आपके सामने है ये कोई मामूली वेव नहीं है, इसका नाम है ईएम वेव। क्या नाम है भाई। अब ये जो ईएम वेव है इसके लिए आप सब जानते हैं सी बराबर क्या होता है, न्यू इंटू लैम्डा। न्यू का मतलब, लैम्डा का मतलब, सब आपको पता है, बोलो हाँ या ना। क्या मैं यहां से कह सकता हूं न्यू और लैम्डा दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। न्यू का मतलब क्या है बच्चों, फ्रीक्वेंसी, और लैम्डा का मतलब वेवलेंथ। यानी फ्रीक्वेंसी ज्यादा तो लैम्डा कम, लैम्डा होगा ज्यादा तो फ्रीक्वेंसी होगी। उसी के साथ आप सब ने सुना होगा एक शब्द जिसे बोलते हैं न्यू बार, और न्यू बार जिसे हम कहते हैं 1/λ, इसे कहा जाता है वेव नंबर। थोड़ा सा वेव नंबर को फील कर लेना यार, वेव नंबर नाम सुन के क्या लग रहा, वेव का नंबर, वेव नंबर यानी वेव का। मैं आपसे एक छोटा सवाल पूछता हूं, पूछ लूं। इमेजिन करते हैं वहां से लेके यहां तक की, मान लो यहां से लेके वहां तक की लंबाई है 10 मीटर, कितनी है, एक छोटा सा पहेली पूछ रहा हूं, ठीक। वहां से लेके वहां तक की लंबाई कितनी है भाई, 10 मीटर। और ये जो आपको पेन नजर आ रहा है, नजर आ रहा है, इस पेन की लंबाई है 10 सेंटीमीटर, कितनी है। तो अगर मैं वहां से लेके वहां तक पेन रखता हूं तो कितने पेन रख पाऊंगा, कितने बच्चे बता देंगे, बता दोगे, क्या कंसेप्ट लगाओगे, टोटल लंबाई कितनी है 10, पेन की लंबाई कितनी है 10, तो क्या मैं 10/10 कर दूंगा, ना जाए। नो नो सर, क्यों, यूनिट का भी ध्यान रखना पड़ेगा। इतना तो एक छोटे से बच्चे को समझ में आता है, सर ये अगर 10 मीटर है तो मुझे सेंटीमीटर में बदलना, क्या मुझे 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर है याद है। तो इसे मैं कह दूं 10 × 100 सेंटीमीटर, और नंबर ऑफ पेन निकालना है, इसे क्या बोला मैंने, नंबर ऑफ पेन। तो नंबर ऑफ पेन कितने होंगे, 10 × 100/10, यानी कितने पेन आ गए, 100। ये किसका नंबर है, मैं पेन का नंबर निकाल रहा हूं वेव का। तो कंसेप्ट कुछ वैसा ही है, वेव नंबर यानी पर यूनिट लेंथ में कितनी वेव है, पर यूनिट लेंथ में कितनी वेव है। यहां से लेके यहां तक इसे मैं कह देता हूं यूनिट लेंथ, क्या बोला। और इसमें मैंने एक वेव रखी ऐसी, तो क्या इस वेव का जो वेवलेंथ है वो लैम्डा होगा। ये वही तो बात है, पेन की लंबाई है 10 सेंटीमीटर, तो वेव की वेवलेंथ कितनी है, लैम्डा। तो मैं आपसे पूछूं टोटल कितनी वेव आएंगी, कितने बच्चे बता देंगे, 1/λ ही तो होगा। तो यूनिट डिस्टेंस में टोटल कितनी वेव है, यही उसका वेव नंबर है, और यही कारण है, फॉर्मूला है 1/। अब अगर ये मीटर में है तो मीटर इनवर्स होगा, अगर ये सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर इनवर्स। बोलो हाँ या ना। इस पूरी कहानी में आप सभी बच्चों को इतना याद हो, क्या सबको एंगस्ट्रॉम और पिकोमीटर में रिलेशन याद है, बोलो एक एंगस्ट्रॉम में कितने मीटर, 10⁻⁻10 मीटर। उसी प्रकार से क्या सबको नैनो भी याद है, एक नैनोमीटर में कितने मीटर, -9।
और एक यूनिट और याद होनी चाहिए, एक पिकोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 10⁻⁻12। इस पूरे चैप्टर को पढ़ने के लिए कितने डिस्टेंस हमें याद हो, हाँ, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर है तो सबको याद है। अरे यस और नो? आज दुनिया में पहला कंसेप्ट आ चुका है और उस कंसेप्ट का नाम है ईएम वेव का। लोग ईएम वेव की फ्रीक्वेंसी समझते हैं, ईएम वेव की वेवलेंथ समझते हैं, ईएम वेव का वेव नंबर समझते हैं। बोलो हाँ या ना? और उसी जमाने में कुछ ऐसा हुआ कि लोग सुन के हैरान हो गए, जान के हैरान हो गए। उन्होंने कहा ये जो वेव है ये केवल वेव नहीं है, ये जो वेव है वो केवल वेव, ये कुछ ऐसा है कि एक ऐसी खोज आज हो जाए कि इंसान के अंदर जानवरियत है, इंसान के अंदर ये जो इंसान है केवल इंसान नहीं है। अगर ऐसी खोज हो जाए तो कैसा लगे? वैसा ही उस जमाने में खोज हुई। उन्होंने कहा जो वेव होता है वो केवल वेव, नेचर पजेस नहीं करता। दुनिया में दो प्रकार की चीजें मानी जाती थी, कुछ को कहते थे वेव और कुछ को कहते थे पार्टिकल। उस समय ऐसा माना जाता था कि जो वेव है वो वेव है, और जो पार्टिकल है वो, जो इंसान है वो इंसान है, जो जानवर है वो, तो इंसान के अंदर इंसानियत है और जानवर के अंदर, दोनों का गुण अलग है ना। अरे बोलो ना यार, एक इंसान जानवर नहीं हो सकता और जानवर, ऐसा उस जमाने में माना जाता था। उन्हें क्या पता था कलयुग भी कभी आएगा। खैर, कहने का मतलब क्या है कि दिस वाज हाइपोथेसिस। ऐसा लगता था कि वेव वेव है और पार्टिकल, लेकिन आज पहली बार एक थ्योरी आई, उसका नाम था प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। और प्लैंक्स ने कहा नहीं साहब, ऐसा नहीं होता है। हमारे आसपास जितनी भी ईएम वेव होती हैं वो अपने अंदर वेव नेचर तो पजेस करती ही करती हैं, उनके साथ एक एनर्जी कैरिंग पैकेट्स है, और ये जो एनर्जी कैरिंग पैकेट्स है इसका बिहेवियर है एक पार्टिकल के जैसा। कैसा है? और आज कंसेप्ट आया कि जो वेव होती हैं उनका डुअल नेचर होता है, उनका दोहरा स्वभाव होता है, उनका डुअल नेचर होता है। ये तो सबको पता था कि वो वेव होती हैं, लेकिन आज पहली बार प्लैंक्स ने कहा वो वेव के साथ साथ कैसा नेचर पजेस करती हैं, पार्टिकल। तो लोगों ने कहा वो पार्टिकल है क्या? प्लैंक्स ने कहा नहीं, वो पार्टिकल है नहीं, वो पार्टिकल, उनके अंदर कुछ ऐसा है जो पार्टिकल के जैसा है, उनके अंदर कुछ जो पार्टिकल के, उन्होंने कहा हर ईएम, इसे मैं एक वेव बोल रहा हूं, ठीक, हर ईएम वेव, हर ईएम में एक एनर्जी कैरिंग पैकेट है, एक एनर्जी कैरिंग पैकेट है, एक लिफाफे में बंद एनर्जी है, और वो एनर्जी का नाम रखा गया क्वांटम। क्या नाम रखा गया? उन्होंने कहा जब भी कोई ईएम वेव होता है उसके अंदर एनर्जी कैरिंग पैकेट होता है जिसका बिहेवियर पार्टिकल के जैसा होता है। उस समय एक एक्सपेरिमेंट हुआ था जिसका नाम था ब्लैक बॉडी रेडिएशन। आज लोगों को ये तो समझ में आ गया, ये जो ईएम वेव है इसके अंदर कोई ऐसा है जो पार्टिकल के जैसा है, और इसी का नाम रखा गया था क्वांटम। हाँ, जैसा कि आप सब जानते हैं, अगर कभी ये विजिबल रेडिएशंस होते जिन्हें हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, इसी क्वांटम का नाम रखा गया था फोटोन। क्या नाम रखा गया था? उन्होंने कहा ये जो लाइट तुम्हें नजर आ रही है, एक ईएम वेव आ रही है, उस ईएम वेव के अंदर कुछ ऐसा है जो पार्टिकल के, उन्होंने कहा ऐसा सोचो, ऐसा, ये ईएम वेव एक है, इसके अंदर एक है फोटोन, इसके अंदर, और ये जो फोटोन है उन्होंने कहा दिस इज सिमिलर टू एनवेलप। एनवेलप समझते हैं? लिफाफा समझते हैं? उन्होंने कहा ये लिफाफे के जैसा है। हमने कहा ऐसा कैसे? उन्होंने कहा ये लिफाफे के जैसे ही ये वेव कहीं जाता है, जैसे ही ये वेव कहीं, लिफाफा खुल और उसके अंदर जो एनर्जी स्टोर है वो बट जाती है। उन्होंने कहा यही उसके अंदर एनर्जी का कारण है। ऑफ कोर्स एक स्वाभाविक सा सवाल तो पूछना बनता था कि अगर यही एनर्जी का कारण है तो बताओ इसकी एनर्जी हम निकालें तो। बोलो हाँ या ना? उस समय प्लैंक्स की कुछ डिस्कवरीज थी, कुछ अपने एक्सपेरिमेंट थे। उन्होंने कहा किसी भी ईएम वेव, मेरे शब्दों को ध्यान से सुनिएगा, उन्होंने कहा किसी भी ईएम में जो ये एनर्जी कैरिंग पैकेट है इसकी एनर्जी निकालने का फॉर्मूला है एनर्जी E बराबर H इंटू न्यू। याद रखना ये एक फोटोन की एनर्जी है, ये एक क्वांटम की एनर्जी है। ये कितने फोटोन की एनर्जी है? एक। मतलब जब आप H इंटू न्यू करते हो तो इसे आप एनर्जी कितने फोटोन की निकालोगे? एक की। अगर 2 फोटोन होंगे तो इंटू 2 कर दोगे, 3 फोटोन होंगे तो। अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ फोटोन, बता दोगे? किससे मल्टीप्लाई करोगे? अवोगाड्रो नंबर से बोलो हाँ या ना? यानी अगर मुझे जितने भी फोटोन की एनर्जी निकालना है तो मेरा फॉर्मूला क्या हो जाएगा? एनर्जी बराबर n इंटू एच इंटू, बोलो ये कितने फोटोन की एनर्जी है? जैसा कि आप सब जानते हैं जहां न्यू है वहां 1 बाई लैम्डा भी लिखा जा, यानी एनर्जी का फॉर्मूला है c बाई लैम्डा भी लिखा जा।
मेरे प्यारे बच्चों, ये जो आपके सामने फॉर्मूला लिखा है, 1 मिनट, ये किसकी एनर्जी है? अच्छे सेट करो, किसकी एनर्जी है? कितने फोटोन की? एक वेव एक फोटोन, बोलो, एक वेव और एक फोटोन की एनर्जी है सी बाई लैम्डा। दो वेव दो फोटोन, और जितने फोटोन उतनी वेव, ऐसा सोचा जा सकता है, चलेगा। और आज इसकी एनर्जी आ चुकी है, एनर्जी बराबर है सी बाई लैम्डा। क्या ये एनर्जी सबको पहले से याद है? ये जो H है, इसका क्या नाम है? प्लैंक्स कांस्टेंट। क्या सबको प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू भी याद है? और अगर मैं आपसे प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू पूछता हूं तो क्या होगा? 6.626 इंटू 10 की पावर माइनस 34 जूल सेकंड। क्या सबको HC की कैलकुलेशन आती है? जब आप न्यूमेरिकल करते हैं तो घबराते यहां नहीं है, यहां तो सब है, उसके बाद सॉल्व करने में घबराते हैं। तो HC में परेशान ना हो, बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है। 6.626 इंटू 10 की पावर माइनस 34 इंटू 3 इंटू 10 की पावर 8, बोलो हाँ या ना। प्यारे बच्चों, ये 6 है कि 6 से ज्यादा? 6 से। और ये 3 है। अगर 6 थ्रीजा होता तो कितना होता? 6 3 कितना होता है? 18। लेकिन 6 है कि 6 से ज्यादा? तो ये 18 होगा, 18 से बड़ा। इसका एग्जैक्ट कैलकुलेशन आता है, अगर आप कैलकुलेटर से करेंगे तो 19.87। लेकिन जब सब आयनिक पढ़े, आप जानते हैं अपना तो काम ही है लगभग का। किसका काम है? तो बोलो मैं क्या मान लूं? 20। तो जब भी आप कैलकुलेशन करेंगे, जब भी आपको मिले HC, वर्मा नहीं, जब भी आपको मिले HC, अरे समझ पाए क्या? तुरंत आपको क्या लिख देना है? 20। क्या लिख देना है? 20। मुझे बताइए, ये है 10 की पावर माइनस और ये है 10 की पावर, इसे तो सॉल्व कर लोगे? पावर सॉल्व करने में कोई जोर नहीं है। जरा मुझे बताना कितना आएगा 10 की पावर माइनस? आसान है प्यारे बच्चों। अभी कुछ ही देर में जब बोर मॉडल आएगा, हम धीरे धीरे बोर मॉडल की तरफ जा रहे हैं, तो जब मैं बोर मॉडल की बातें कहूंगा तो समझना उसका आधार कहां था। तो मैंने आपसे प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी डिस्कस किया, लेकिन जब हम वहां न्यूमेरिकल करेंगे तो अक्सर एनर्जी होगी ईवी में। किसमें होगी? ईवी मतलब इलेक्ट्रॉन, चलेगा। और जब भी कभी एनर्जी ईवी में होगी तो हमारे सामने यहाँ पे एनर्जी का एक बेहतरीन सिंपल सा फॉर्मूला हो जाएगा। HC को हम लिख सकते हैं 12400, 12,000। किसी को अंग्रेजी में याद होता है तो किसी को हिंदी में, आपको जैसे में भी याद होता है याद कर लेना, चलेगा। 12,000 अपॉन लैम्डा, मगर एक शर्त है, लैम्डा एंगस्ट्रॉम में होना। आओ कहानी को समेटते हैं। समेटे क्या? सबसे पहला पॉइंट, आज मार्केट में कौन सा मॉडल चल रहा है और कितनी खोज हो चुकी है? दो। एक है EM वेव। वेव लेंथ क्या है, समझ गए? वेव लेंथ, वेव की लेंथ, सिंपल। वेव लेंथ, वेव की लेंथ। वेव नंबर, वेव का नंबर। पर यूनिट लेंथ में कितने वेव है, यही है वेव नंबर। सिंपल सा फॉर्मूला 1 बाई लैम्डा, चलेगा भाई। उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बाद कौन सी थ्योरी आई? प्लैंक। पहला सवाल, प्लैंक्स ने पार्टिकल के ड्यूअल नेचर की वेव के ड्यूअल नेचर को समझाया? वेव के, चलेगा। वेव वेव है, ये सबको पता है। वेव वेव है, जानवर जानवर है ये। मगर वो एक मूवी बनी थी ना कुछ दिनों पहले, कुत्ते के ऊपर, कुत्ते ने किसी इंसान की जान बचाई। याद है मूवी का नाम? चैप्टर के नाम याद है? खैर कहने का मतलब ये है कि इंसान, जानवर तो जानवर है, सबको पता है, हाँ या ना? लेकिन जानवरों के अंदर भी इंसानियत होती है। ये कई बार दिखाया जाता है, वो डॉग की, इन सब की मूवी दिखा के। फिलहाल आज प्लैंक्स ने कहा कि वेव तो वेव है, सबको पता है, लेकिन वेव के अंदर पार्टिकल नेचर भी है। उनका जो स्वभाव है वो पार्टिकल के जैसा भी है। और वो कौन था जो पार्टिकल के जैसा था, उसका नाम रखा गया फोटॉन। हाँ ठीक है, इन जनरल न जाने कितने रेडिएशन है तो क्या बोलेंगे? क्वांटम। और अगर विजिबल रेडिएशन, ये विजिबल है कि नहीं है? कैसे पता विजिबल है? विजिबल का मतलब क्या होता है? जिसे देख पाते हैं। तो जिसे देख पा रहे हैं, नीला नीला क्यों नजर आता है? जो दिख रहा है उसे हम क्या बोलते हैं? विजिबल रेडिएशन। और जितने भी रंग आपकी आंखें देख पाती हैं, उन सभी रेडिएशंस के अंदर जो एनर्जी कैरिंग पैकेट्स है उसको बोलते हैं फोटॉन। लेकिन क्या आप माइक्रोवेव देख पाते हैं? क्या आप इंफ्रारेड देख पाते हैं? आजकल बहुत चलता है, यूवी फिल्म लगवा लो, ये कर लो, यूवी। क्या यूवी देख पाते हैं? ना। यूवी का मतलब अल्ट्रा वायलेट। वो सब हमारी आंखें नहीं देख पाती। इंसान, भगवान ने बनाया नहीं ऐसा इंसान। लेकिन हम जिन्हें देख पाते हैं उनके अंदर जो एनर्जी कैरिंग पैकेट था, क्या बोला गया? फोटॉन। और एक फोटॉन की एनर्जी निकालने का फॉर्मूला HC बाई लैम्डा। एन फोटॉन की एनर्जी निकालने का फॉर्मूला NHC बाई लैम्डा। आसान है। बस फिर क्या था, उसी जमाने में खोज होती है स्पेक्ट्रम की। ये बहुत बड़ा एक कंफ्यूजन होता है, बच्चों को लगता है कि स्पेक्ट्रम बाद में आया ना। अगर आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे, आपको जो जो फॉर्मूले लिखने हो लिखते चलना। मैंने पहले कहा, ये नोट्स आप अपने हिसाब से बनाते चलना, फॉर्मूले तो लिखते चलो कम से कम, हेडिंग और फॉर्मूला।
इसके पीछे बहुत सारी कहानी है बेटा, अब ये डिटेल लेक्चर नहीं है, इसे क्रैश कोर्स कहते हैं, बस याद रखो उन्होंने ये कहा है। और हम बोर मॉडल पढ़ने वाले हैं, वो बोर में तो आ जाओ। डाइवर्शन जर्मर एक्सपेरिमेंट अभी नहीं हुआ, वो आगे आएगा। डी ब्रॉगली में आप चीजों को मिक्स कर रहे हो। इसमें हुआ था ब्लैक बॉडी रेडिएशन, सुना है नाम? ब्लैक बॉडी रेडिएशन का मतलब समझते हैं, फिर अपन टॉपिक से भटक जाएंगे, फिर क्रैश कोर्स नहीं लॉन्ग लेक्चर हो जाएगा, ठीक है? उसकी अभी कोई आवश्यकता नहीं है। अभी इतना याद रखिए कि इन्होंने साबित किया कि हर वेव के अंदर डुअल नेचर होता है और फोटोन की एनर्जी निकाल सकते हैं। एनर्जी का फॉर्मूला एनर्जी E बराबर h इंटू न्यू। चलेगा? कुछ एक छोटे छोटे न्यूमेरिकल कर लोगे। एक फोटोन की एनर्जी पूछूंगा बता दोगे, n फोटोन की पूछूंगा तो भी। अब उल्टा मैं एनर्जी देके नंबर ऑफ फोटोन पूछूं तो भी। ऐसा ही सवाल आपके लास्ट पेपर में भी आया था, लास्ट पेपर में याद है? खैर कुछ एक सवाल कर ले, एनसीईआरटी का सवाल है, लिखे जल्दी से। सवाल नहीं, सॉल्यूशन। कैलकुलेट एनर्जी ऑफ फोटोन, कैलकुलेट एनर्जी ऑफ फोटोन, 1 मोल ऑफ फोटोन of radiation whose frequency is 5 into 10 की पावर 14 हर्ट्ज। हमें 1 मोल फोटोन की एनर्जी बतानी है और 1 मोल फोटोन की उन्होंने हमें फ्रीक्वेंसी दे रखी है 5 into 10 की पावर 14 हर्ट्ज। सबसे बन जाएगा? बताओ फॉर्मूला में क्या लगाऊं, E बराबर h इंटू न्यू कि E बराबर n इंटू h इंटू न्यू? n इंटू h इंटू न्यू। चलेगा? एक से ज्यादा फोटोन हो तो वहां n आ जाएगा। आप तो यही फॉर्मूला याद रखो। एनर्जी दिया है कि पूछा है? दिया है। कितने मोल फोटोन है साहब? 1 मोल, तो 6.022 इंटू 10 की पावर 23। h की वैल्यू कितनी है? 6.626 इंटू 10 की पावर माइनस 34। और फ्रीक्वेंसी कितना दे रखा है? 5 इंटू 10 की पावर 40। हाँ, मैंने आपको h इंटू सी का मल्टीप्लीकेशन बताया, लेकिन आज थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी। ऑफ कोर्स एनसीईआरटी का सवाल है, आप देख रहे हैं। मैंने यही सवाल क्यों लिया, बाकी क्यों नहीं लिया? बाकी दोनों एक एक बार आ चुके हैं, यही नहीं आया इसलिए ये लिया है। अरे हेलो, वो जो टॉपिक है उसमें 2 सवाल ऑलरेडी आ चुके हैं पीवाईक्यू में, तो उसे क्यों लेता? जो नहीं आया उसे करे ना। अरे हाँ या ना? तो मुझे बताइए, इसको सॉल्व कर लोगे नहीं कर लोगे? जरा बताइए कितना आएगा? 198 कर लोगे या 199, 200 इतना तो बोल दोगे? 6 6 36 या 6 पंचे 30 कर लो, ऐसा करो, चलेगा? और 6 30 और 36 18, मतलब 180 से तो बड़ा ही होगा। सॉल्व कर लीजिए, 10 की पावर पहले सॉल्व कर लो। 10 की पावर 23 इंटू 10 की पावर 40 इंटू 10 की पावर माइनस 34। चलेगा बच्चों? बताइए कितना आ रहा है? 4 3 7 2 1 3, 10 की पावर 3, राइट? तो ये कितना आ जाएगा? 10 की पावर 3 के आसपास। लिख दो सीधे। जब आप इसको पूरा सॉल्व करते हैं, कर लीजिएगा, जहां तक मुझे याद है जो एनसीईआरटी का सवाल है 199.8, 199.8, और इसे हमने हर्ट्ज में लिया, ये जूल में है, और जो 10 की पावर 3 था उसे डिवाइड किया 1000 से, तो आंसर आता है किलो जूल में। किसमें आता है? खैर, मैं समझाना क्या चाहता था, इन सवालों में आपको हल्का सा कैलकुलेशन करना, कर लोगे, फॉर्मूला लगाइए और आंसर पाइए। अब इसी समय पे एक नई खोज हुई जिसका नाम था स्पेक्ट्रम का। किसका नाम था? स्पेक्ट्रम हम आपको पढ़ाते हैं लास्ट में, लेकिन आपकी क्रोनोलॉजी पूरी गड़बड़ हो जाती है क्योंकि आपको पता नहीं था स्पेक्ट्रम की खोज होती कब। मैं अब जो कहने वाला हूं, मैं अब जो कहने, जिसे कहने वाले बोर थे, उसके पीछे का बैकबोन क्या था, उसके पीछे का आधार क्या था? स्पेक्ट्रम का खोज होना। उस जमाने में स्पेक्ट्रम की खोज अब हो चुकी थी, मतलब प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी आई और स्पेक्ट्रम हो। सर स्पेक्ट्रम क्या होता, क्यों होता, सब बताऊंगा जब टॉपिक में आऊंगा। अभी अभी फिलहाल स्पेक्ट्रम की खोज हो, और क्योंकि स्पेक्ट्रम की खोज हो चुकी है इसीलिए अब बोर वो कहने वाले हैं जो उन्हें कहना था। और आज अब यहां से हमारी क्लास शुरू होती है, दैट इज बोर एटॉमिक मॉडल। शुरू करूं? क्या मार्केट में स्पेक्ट्रम आ चुका है? स्पेक्ट्रम वाज द प्रूफ, स्पेक्ट्रम इस चीज का सबूत था। स्पेक्ट्रम कैसे बनता है सब बताऊंगा, लेकिन स्पेक्ट्रम इस चीज का सबूत था कि जो एनर्जी होती है, जो एनर्जी होती है वो कैसी होती है? क्वांटाइज। ये बोर को कहते हैं राज की बात पता चल गई कि जो एनर्जी है वो क्वांटाइज है। अच्छा एक मिनट, क्या आप सब क्वांटाइज का मतलब समझते हैं? क्वांटाइजेशन वर्ड का एग्जैक्टली मतलब क्या है, उसको समझाने का एक बड़ा प्यारा तरीका जो कई बार आपने शायद सुना भी हो फिजिक्स में। इमेजिन करते हैं ये मेरे पास एक सीढ़ी है, क्या है ये? सीढ़ी समझते हैं आप? और एक यहाँ पे ऐसा कुछ स्लोप है मान लेते हैं, ठीक? और ये जो सीढ़ी है, हर सीढ़ी की हाइट में डिफरेंस है 1 मीटर का, मान लो। कितने का डिफरेंस है?
कितने का डिफरेंस है? और आपने यहां पे एक बॉल रख दी, रख दो, और यहां पे भी बॉल रख दी, रख दो, और अब दोनों बॉल को गिरा दो, गिरा दो। जब दोनों बॉल गिरेगी तो बताओ, ये वाली बॉल और ये वाली बॉल जब गिर रही है, राइट, तो इसकी जो हाइट होगी किसी मोमेंट पे, उसमें कितने का डिफरेंस होगा? भाई अगर ये 1 मीटर है तो अगला कितना होगा? अगला नीचे से गिनेंगे ना, अगला 4-5 ऐसा होगा। और जब बॉल गिर रही है टप टप टप, तो हर टप्पे में कितने का डिफरेंस होगा? यही होगा और कुछ हो भी। दैट इज द फिक्स वैल्यू ऑफ एनर्जी, दैट इज द फिक्स वैल्यू ऑफ हाइट। अरे बोलो ना। और कोई दूसरी संभावना ही, इसे कहते हैं क्वांटाइज होना, मतलब चीजों का फिक्स होना और डिफरेंस का भी फिक्स होना। दो बातें हैं, चीजों का और डिफरेंस का भी। और कोई दूसरी वैल्यू पॉसिबल? मतलब या अगर मैं आपसे कहूं इस बॉल की हाइट क्या होगी, आप कहोगे सर या 1 मीटर होगी, या 2 मीटर होगी, या 3 मीटर होगी, या 4 मीटर होगी, या 5 होगी। 5.5। नहीं समझे? इसे ऐसे समझिए, क्या हम एक बिल्डिंग में हैं, इस बिल्डिंग में हर एक फ्लोर है, हर फ्लोर की अपनी एनर्जी है, पोटेंशियल, बोलो हाँ या ना। मान लो ग्राउंड फ्लोर 0 है, मान लो, तो फर्स्ट फ्लोर 100, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, फोर्थ फ्लोर, एंड सो ऑन, राइट। क्या ऐसा इस बिल्डिंग में कोई बच्चा मिल सकता है जिसकी एनर्जी हो 450? 450 कैसे होगा भाई? या तो 400 होगा या तो 450 का मतलब क्या है? और बीच में मतलब वो क्लास में नहीं है, फिर कहीं और है, हाँ या ना? समझ पा रहे हैं क्या? अरे हाँ या ना? यानी ऐसी कोई वैल्यू पॉसिबल? उन वैल्यूज की संभावना ही नहीं है। यानी या तो होगा 100, 200, 300, 400, इसे कहते हैं क्वांटाइज होना। क्या कहते हैं? वैल्यू भी फिक्स है और डिफरेंस भी, वैल्यू भी फिक्स और डिफरेंस भी। लेकिन अगर आपने बॉल को यहां गिराया तो बॉल की हाइट अगर यहां से लेके यहां तक 10 मीटर है, तो 0 से लेके 10 में कुछ भी हो, दिस इज नॉट क्वांटाइजेशन। स्पेक्ट्रम का बनना कैसे बना, क्यों बना, बताऊंगा। इस चीज का सबूत आ चुका था कि भैया इस एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उनकी एनर्जी है फिक्स। क्या है? और मार्केट में अब एक नया मॉडल आया जिसका नाम था बोर्स एटॉमिक मॉडल। उन्होंने कहा सुनो दुनिया वालों, एटम जैसा तुम सोचते हो वैसा नहीं है। तो हमने कहा फिर कैसा है? हमने कहा, बोर ने बहुत चालाकी करी, कुछ रदरफोर्ड से भी लिया, कुछ प्लैंक से भी लिया, कुछ स्पेक्ट्रम से भी लिया, कुछ ईएम वेव से भी लिया, और सब मिला के एक नया मॉडल बनाया। हेलो, जैसा आप मेडिकल कॉलेज में करेंगे ना आंसर, कुछ उस किताब से, कुछ इस किताब से, कुछ इस किताब से। समझ पा रहे हैं क्या? और सब मिला के एक मॉडल बनाया, उसका नाम रखा बोर एटॉमिक मॉडल। बोर्स ने क्या क्या कहा मैं आपको समझाता हूं। बोर्स ने जो जो कहा उसे हम लोग उनके पोस्टुलेट्स कहते हैं। ये बोर का मानना था कि जो एटम होता है वो ठीक वैसा होता है जैसा रदरफोर्ड ने कहा। बोर ने भी ऐसा ही कहा। लेकिन सबसे पहले फोटो किसने दिखाई थी? रदरफोर्ड ने। उन्होंने कहा बीचों बीच कौन होगा? न्यूक्लियस। उसके चारों तरफ घूमता हुआ कौन होगा? इलेक्ट्रॉन। हाँ ठीक है, उन्होंने जब अपना मॉडल ऑन पेपर समझाया, उन्होंने उस समय केवल एक ही इलेक्ट्रॉन को अज्यूम किया। कितने इलेक्ट्रॉन? और इसीलिए अब यहां से एक अजम्पशन हो जाएगा कि मैं जितनी बातें कहने वाला हूं वो तब तक सही है जब तक दैट इज बोर मॉडल इज वैलिड फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस। क्योंकि जितने डेरिवेशन उन्होंने किए थे, जितने मैथमेटिक्स लगाई थी, दैट इज वैलिड ओनली फॉर। लेकिन एक बहुत प्यारा सवाल है, क्या बोर का मॉडल मल्टी इलेक्ट्रॉन में लगाया नहीं जा सकता? लगाया जा सकता है, यह मत सोचना नहीं था। उसमें आते थे एरर। क्या आते थे? एक छोटे से एग्जांपल समझाता हूं। क्या यहां इलेक्ट्रॉन है? क्या न्यूक्लियस में प्रोटॉन है? बोलो मेरे भाई। अब क्या इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा? सोचो अगर, सोचो अगर ऐसा होता, इसमें एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होता, सोचो अगर एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होता तो आपने थोड़ी सी फिजिक्स इतनी तो पढ़ी होगी, एक फोर्स का वेक्टर यहां होता, एक फोर्स का वेक्टर, और एक फोर्स का वेक्टर यहां भी तो होता। रिपल्शन का फोर्स होता, एक होता अट्रैक्शन का, एक होता अट्रैक्शन का, दूसरा होता। उनका मॉडल पढ़ना बहुत इम्पॉसिबल हो जाता। तो एक बड़ा प्यारा सवाल यार का बनता है कि बोर मॉडल अगर मल्टी इलेक्ट्रॉनिक लगाते तो क्या लगा पाते? लगा तो पाते, मगर मैथमेटिक्स की बहुत कॉम्प्लेक्स, उसे पढ़ना हमारे लिए आसान। तो इसीलिए उन्होंने केवल किसे समझाया? ओनली फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉनिक। क्या अब हम सिंगल इलेक्ट्रॉनिक कहानी शुरू कर दें? उन्होंने कहा ये जो इलेक्ट्रॉन है ये एक ऑर्बिट में है। कहां है? और ये जो ऑर्बिट है, उन्होंने इस ऑर्बिट को, प्यारे बच्चों, उन्होंने कहा कि बीचों बीच प्रोटॉन न्यूट्रॉन है। वो सारी बातें जो किसने कही थी? रदरफोर्ड ने। चलेगा। उनके सेकंड पोस्टुलेट में था कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो चारों तरफ घूम रहा है, ठीक वैसे घूम रहा जैसे कि किसके चारों तरफ? ये किसने कह दिया था? रदरफोर्ड ने। ये रदरफोर्ड ने पहले ही कहे।
यानी उन्होंने थोड़ा सा रदरफोर्ड का चुराया, थोड़ा सा प्लैंक्स का चुराया, थोड़ा सा स्पेक्ट्रम का चुराया और सब मिला के क्या बनाया, बोर मॉडल, और थोड़ा अपना मैथ लगाया। अरे हाँ या ना? ये भी पहले किसने कह दिया था, रदरफोर्ड ने। इसमें कुछ नया नहीं था। बोर के पॉस्टलेट्स पे सवाल बनते हैं क्योंकि एनसीईआरटी में लिखा है, इसलिए आपको बता रहा हूं, चलेगा। उसके बाद उन्होंने कहा ये जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है इसके बीच में कौन सा फोर्स लगेगा, अट्रैक्शन। इस अट्रैक्शन फोर्स को हम कहेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक। क्या बोला मैंने? और स्टैटिक का मतलब, आप इलेक्ट्रोडायनेमिक पढ़ते हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ते हो, दोनों पढ़ते हो, लेकिन जब इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ते हो तो कंसेप्ट अलग होते हैं और डायनेमिक में कंसेप्ट अलग है। एक तरफ तो उन्होंने कहा इलेक्ट्रॉन घूम रहा और एक तरफ फॉर्मूले लगा रहे स्टैटिक वाले। लोग अड़ गए, अरे तुम मजाक कर रहे हो यार, पहले बताओ सच, घूम रहा है कि रुका हुआ है? बोले घूम तो रहा है लेकिन फॉर्मूले रुके वाले, क्योंकि उनको डायनेमिक्स पता ही नहीं था, हाँ या ना? तो उन्होंने उस समय एक फॉर्मूला दिया, अच्छा इसको हम बोल दे ई, क्या बोल दे? क्या यहाँ पे इसका एटॉमिक नंबर Z होगा? एटॉमिक नंबर, अंदर प्रोटॉन है कि न्यूट्रॉन है? सबको Z समझ में आता है? सबको Z समझ में? अरे बोलो ना भाई। Z का मतलब क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन। एक होता है एटॉमिक नंबर, एक होता है एटॉमिक नंबर, और एटॉमिक नंबर, और ये बताता है नंबर ऑफ, ये बताता है नंबर ऑफ, और ये बताता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। चलेगा? सुनिएगा मेरे प्यारे बच्चों, क्या अंदर प्रोटॉन है? क्या उसका चार्ज Z ही होगा? क्या इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, जैसे आपने पढ़ा होगा KQ1 Q2 अपॉन R स्क्वायर? बोलो चलेगा? यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस R। उन्होंने थोड़ा सा मैथ लगाया, थोड़ा सा फिजिक्स लगाया और यहां लिखा KZ²/R²। इन दोनों के बीच में कौन सा फोर्स लग रहा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। कौन सा अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स। आपने फिजिक्स में सुना होगा जब भी कोई चीज गोल गोल घूमती है तो एक फोर्स होता है सेंट्रीपिटल और एक होता है ऐसे, और ऐसे क्या क्या समझ गए? अंदर की ओर कौन ले आएगा और बाहर की ओर? लोगों ने उनसे सवाल पूछा कि जब ये इलेक्ट्रॉन चारों तरफ घूम रहा है, अंदर का फोर्स उसे खींच रहा, तो इलेक्ट्रॉन अंदर क्यों नहीं आता? इलेक्ट्रॉन अंदर, उन्होंने कहा वो इसलिए नहीं आता क्योंकि जब ये घूम रहा होता तो सेंट्रीपिटल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा होता, उसी समय सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी लग रहा होता है, और आप सब जानते हैं कि सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल टू सेंट्री, सुना होगा। और उन्होंने, क्या आप सबको सेंट्रीपिटल का फॉर्मूला याद है? और वो कितना था, mv²/r। आज उन्होंने दुनिया के सामने कहा कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वही सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बराबर होगा। यही कारण है इलेक्ट्रॉन अंदर आता है ना। ये थी उनकी इक्वेशन नंबर 1, ये थी उनकी इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद उन्होंने एक दूसरा कंसेप्ट दिया, और जो दूसरा कंसेप्ट था प्यारे बच्चों, उसका जवाब आज तक किसी किताब में नहीं लिखा है। और कुछ लोग कहते हैं ये सबसे बड़ा कारण था बोर के मॉडल की लिमिटेशन का, बोर के मॉडल के फेल होने का। उन्होंने कहा इलेक्ट्रॉन जब किसी भी ऑर्बिट में होगा, किसी भी ऑर्बिट में, उन्होंने इसका नाम रखा ऑर्बिट। क्या नाम रखा? इसे कई बार ऑर्बिट भी उन्होंने कहा, इसे कई बार स्टेशनरी स्टेट भी कहा, इसे कई बार स्टेशनरी स्टेट भी कहा, और इसे कई बार उन्होंने एनर्जी लेवल भी कहा, और इसे उन्होंने कई बार शेल भी कहा। कई नाम से बुलाते थे उसको जहां इलेक्ट्रॉन रहता था। हेलो, कभी हमने इसे फ्लोर भी कहा, तो कभी इसे हमने माला, माला समझते हैं कितना, ऐसा बोलते हैं ना, किस माले पर हो, है तो वही चीज ना भाई, किस फ्लोर पे हो, लेकिन शब्द अलग अलग है। कभी उसे हमने ऑर्बिट भी कहा, तो कभी उसे एनर्जी लेवल भी कहा। फर्स्ट ऑर्बिट, फर्स्ट फ्लोर, समझना, फर्स्ट एनर्जी लेवल, पहला माला। अरे हाँ या ना? उसे कभी उन्होंने बोला स्टेशनरी स्टेट, तो कभी उसे उन्होंने बोला एनर्जी लेवल, तो कभी उसे उन्होंने बोला सेल। वो पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने इस हाइपोथेटिकल, क्या वर्ड बोला मैंने, एनर्जी लेवल का नाम रखा, और नाम रखा KLMN एंड सो ऑन। याद है? पहला एनर्जी लेवल का नाम, दूसरे एनर्जी लेवल का, तीसरे का, उसके बाद ABCD आती है ना, उसके बाद ABCD चलेगी। अब ये मत पूछना के क्यों शुरू हुआ, उसके पीछे भी कहानी है, किसी साइंटिस्ट के नाम से है, लेकिन फिलहाल अभी कहां शुरू होता है, के से। चलेगा? उन्होंने कहा हाँ ये सच है, ये इलेक्ट्रॉन चारों तरफ घूम रहा, बोलो हाँ या ना। एक ताकत है उसे अंदर खींच रही, बोलो हाँ या ना। एक ताकत है कोई बाहर। उन्होंने कहा इलेक्ट्रॉन किसी भी स्टेशनरी स्टेट में होगा तो तभी होगा। उन्होंने कहा कोई बच्चा किसी फ्लोर में होगा तो तभी होगा। उन्होंने कहा कोई बच्चा किसी फ्लोर में होगा जब वो वहां रहने के। उन्होंने कहा आप आज किस फ्लोर में बैठे हैं, 5th फ्लोर में। आप 5th फ्लोर में क्यों हैं? क्योंकि आपके पास पोटेंशियल एनर्जी 500 है।
आपके पास पोटेंशियल एनर्जी, उन्होंने कहा 500 है इसलिए फिफ्थ फ्लोर में हो, या ऐसा समझो कि फिफ्थ फ्लोर में होगे तो 500 लेके बैठोगे। पैसे नहीं एनर्जी। हर फ्लोर की मैंने 100 मानी थी। फर्स्ट फ्लोर है तो 100, सेकंड फ्लोर है तो 200, थर्ड फ्लोर है तो 300, फोर्थ फ्लोर है तो फिफ्थ फ्लोर है तो आप फिफ्थ फ्लोर में क्यों बैठे हैं? क्योंकि आपके पास 500 पोटेंशियल एनर्जी है, या उल्टा आपके पास 500 होगी तो इसका मतलब फिफ्थ में होंगे। चौथे में 500 लेके बैठ ही नहीं सकते। अरे नहीं सब एग्जैक्टली सही कह रहा है बच्चा, वहां हो ही नहीं सकते। अब आप चाहे तो कह दो उड़ जाएंगे, चाहे जो कह दो, या ये कह दो ऐसा हो ही। उन्होंने कहा अगर आज इलेक्ट्रॉन किसी हाइपोथेटिकल एनर्जी लेवल में होगा, द वर्ड आई एम यूजिंग इज हाइपो, ये काल्पनिक बातें हैं। आज ये बिल्डिंग कितने फ्लोर की है? लेट्स इमेजिन 8 फ्लोर की। अरे मान लो, लेकिन अगर मैं बाहर से सोचूं 9वां माला बनता तो कहां बनता? क्या मैं इमेजिन नहीं कर सकता? क्या मैं 9वां माला सीधा आसमान तक बना देता? मैं इसी सीक्वेंस को फॉलो करता और 9वें माले को इमेजिन करता, वहां तक आएगा। अरे हाँ या ना? उन्होंने कहा अगर इलेक्ट्रॉन किसी एनर्जी किसी जगह पे है तो उससे करस्पॉन्डिंग एक एनर्जी है, या ऐसा कह दो अगर इलेक्ट्रॉन यहां है तो उसके करस्पॉन्डिंग एनर्जी है, या कह दो इलेक्ट्रॉन वही होगा जिसके करस्पॉन्डिंग उसके पास एनर्जी होगी। एक बच्चा जिस फ्लोर में है वो इसीलिए है क्योंकि उसके पास उतनी, या कह दो उसके पास जैसी एनर्जी होगी वही होगा। अगर 200 होगी तो सेकंड पे होगा, 300 होगी तो। उन्होंने कहा ये जो इलेक्ट्रॉन होता है किसी जगह पे होता है तभी होता है जब उसके करस्पॉन्डिंग एनर्जी होती है। उसको समझाने के लिए उन्होंने कहा हर इलेक्ट्रॉन का अपना एक एंगुलर मोमेंटम होता है। क्या होता है? वेक्टर वी क्रॉस वेक्टर आर। जैसे हम कह रहे हैं एमवी, एमवी आर क्या है? मोमेंटम की एंगुलर मोमेंटम। आर नहीं तो मोमेंटम, एमवीआर है तो एंगुलर मोमेंटम। क्या ये बॉडी सर्कुलर मोशन में है? और अगर ये बॉडी सर्कुलर मोशन में है तो मोमेंटम कहना सही है कि एंगुलर मोमेंटम। उन्होंने कहा इलेक्ट्रॉन अगर किसी ऑर्बिट में होगा तो तभी होगा जब उसके करस्पॉन्डिंग एक एंगुलर मोमेंटम होगा, और वो जो एंगुलर मोमेंटम होगा हमेशा हमेशा h/2 का इंटीग्रल मल्टीपल होगा। लोगों ने खूब पूछा बताओ ये तुम्हें कहां से पता चला? उन्होंने नहीं बताया। आगे चल के उनकी लिमिटेशन का एक कारण बना, ही वाज अनेबल टू एक्सप्लेन व्हाई एंगुलर मोमेंटम इज लाइक दिस। कोई कारण नहीं था उनके पास। या तो कह दो लोगों को रिसर्च पेपर नहीं मिले। जैसे E बराबर MC स्क्वायर का कहां आज तक रिसर्च पेपर मिला है? छोड़ो आप, MVR इक्वल टू NH/2 हाँ या ना? E बराबर MC स्क्वायर समझे ना? तो ये कहां से आया था इसकी कोई कारण नहीं पता। पता नहीं उन्हें आकाशवाणी हुई थी कि सपने में आया था, ये किसी को पता। उन्होंने कहा द एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ मूविंग इलेक्ट्रॉन विल ऑलवेज बी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन, और यहां पे n का मतलब है नंबर ऑफ ऑर्बिट, या नंबर ऑफ सेल, या नंबर ऑफ एनर्जी, या नंबर ऑफ स्टेशनरी, कुछ भी बोलो चलेगा। चलेगा, समझाता हूं। फर्स्ट ऑर्बिट में आओ। आगे क्या? फर्स्ट ऑर्बिट में n बराबर, फर्स्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम बोलो, बोलो ना, h अपॉन। सेकेंड ऑर्बिट का बोलो, नहीं समझ में आया? h अपॉन, एक मिनट, h/2 कोई वैल्यू होगी? h/π की कोई वैल्यू होगी? उन्होंने कहा अगर कोई इलेक्ट्रॉन होगा, अगर कोई इलेक्ट्रॉन या तो ये वाला होगा या तो ये वाला होगा, बीच का कोई लफड़ा। ये वही वाली बात है, अगर कोई बच्चा है या तो 100 लेके होगा, या तो 200 लेके होगा, या तो 300 लेके होगा, या तो 450 मिल जाए तो तुरंत बिल्डिंग के बाहर पहुंच जाना। समझ पा रहे हैं क्या? अगर आप कह दो कि उस बच्चे की एनर्जी 450 है, समझ जाना वो बिल्डिंग के अंदर नहीं है, बाहर पहुंच जाना, नीचे मैट वैट लगा देना। हाँ या ना? क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? यार वो पॉसिबल ही नहीं है। अरे हाँ या ना? अगर पॉसिबल है तो हमेशा एनर्जी कैसी होगी? क्वांटाइज। उन्होंने कहा अब सुनिएगा, जैसा एक बिल्डिंग का फ्लोर है, जैसा एक बिल्डिंग का, अगर आपको नीचे से ऊपर जाना है, अभी आप किस फ्लोर में है? फिफ्थ। आपको अगर 5 से 6 में जाना है तो सोचो मैं चला जाऊं, चले जाओगे क्या? सोचो कि चले जाओगे? सोचो एक बार जरा, यहीं के यहीं बैठे हो, पहुंचे क्या? कब पहुंचोगे? एनर्जी बढ़ानी पड़ेगी। उन्होंने कहा सारा खेल है एनर्जी का। किसका है? अभी आपके पास कितनी एनर्जी है? 500। आपको जाना है 6वें माले पे, तो कितनी एनर्जी बढ़ानी है? क्यों 120 नहीं चलेगी? 90 नहीं चलेगी? 99.9 नहीं चलेगी? ना तो थोड़ा कम ना तो थोड़ा ज्यादा, जितने का गैप है उतना ही चाहिए। क्या बोला उन्होंने? नीचे से ऊपर जाना है तो बढ़ाना चाहिए, ऊपर से नीचे आना है तो घटाना। अगर आपको 6वें माले से 5वें माले पे आना है तो एनर्जी घटानी है कि बढ़ानी है?
कितनी घटानी है? 100। और 5वें 6वें जाना है तो बढ़ानी है, कितनी बढ़ानी है? 100। क्योंकि जो जहां है वही है, क्योंकि वहां रहने के उसके पास उतनी एनर्जी बढ़ेगी तो ही कहीं ऊपर जाएगा, एनर्जी घटेगी तो ही नीचे जाए। अब इसे अपने एटम में समझिए, ये है न्यूक्लियस के सबसे करीब वाले ऑर्बिट, पहला माला। कौन सा माला? समझ पा रहे हैं क्या? अगर इलेक्ट्रॉन को ऊपर जाना है, अगर इलेक्ट्रॉन को, तो अपनी एनर्जी को, और इलेक्ट्रॉन को नीचे आना एनर्जी को, और जितने का गैप, क्या बोला उन्होंने? और गैप भी मनमानी नहीं चलेगा। अपनी इस बिल्डिंग में कितने का गैप है? 100 100 100। लेकिन एटम में ऐसा 100 100 का गैप, कितने का गैप है समझाऊंगा, मगर कंसेप्ट तो है जितने का गैप है उतना ही चाहिए, ना तो थोड़ा ज्यादा ना तो थोड़ा कम। अगर कोई बच्चा 120 एनर्जी लेके पहुंच जाए 6वें माले पे, कितना लेके? अभी कितनी एनर्जी आपके पास? लेकिन आपको मैं दे दूं 120, कितना दे दूं, तो आपकी एनर्जी कितनी होगी? तो आप क्या 6वें माले पे रहने लायक होंगे? 6वें माले पे कितनी एनर्जी चाहिए? लेकिन मैंने कितना दिया? एक्स्ट्रा कितना है? उस 20 का क्या करोगे? किसी बच्चे ने कहा वहां पहुंच के दौड़ने लगेंगे। समझना इस चीज को, इन सब चीजों को मैं एटम में रिलेट कर रहा हूं। लेकिन एक बात तो पक्की है, आज ये जो मेरे सामने दो इक्वेशन है, इसी दोनों इक्वेशन उन्होंने उस एटम के बारे में सब कुछ बताया जिसे सोच पाना इंसान के लिए उस समय तक संभव। तो हम बात कर रहे थे पॉस्टुलेट्स में। पहला पॉस्टुलेट, क्या उन्होंने न्यूक्लियस माना? क्या उन्होंने इलेक्ट्रॉन को घूमता हुआ माना? एक तरफ तो घूमता हुआ मान रहे थे और फॉर्मूला स्टैटिक का लगा रहे थे। बोलो हाँ या ना? उनके मॉडल में ही क्वेश्चन मार्क तो आने शुरू हो गए ना। लेकिन ठीक है, जो माना तो हम कह रहे हैं, अरे हाँ या ना? उन्होंने वही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विल बी बैलेंस्ड बाय सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। उसके बाद उन्होंने कहा था एंगुलर मोमेंटम इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन, बीच का कोई लफड़ा, इसका कोई खासा प्रमाण हमारे पास, आगे चल के ही उनकी क्या बनी थी? लिमिटेशन। ये बनता है कि व्हाट वाज द लिमिटेशन ऑफ बोर मॉडल? ही वाज अनेबल टू एक्सप्लेन व्हाई एंगुलर मोमेंटम इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई। वो समझा नहीं पा रहे थे। चलेगा? उसके बाद मैंने आपसे कहा मेरे प्यारे बच्चों, जितने भी इलेक्ट्रॉन है उनको स्टेशनरी स्टेट बोला गया, एनर्जी लेवल बोला गया, वो सारी चीजें। बोलो हाँ या ना? उसे उन्होंने सेल बोला, सेल का नाम है 1 2 3 4 5 KLMNOPQRST, हाँ या ना? उसके बाद नीचे से ऊपर जाना है तो एनर्जी, ऊपर से नीचे आना एनर्जी। जैसे बिल्डिंग का माला है वैसे इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिट है। जैसे बिल्डिंग का माला, समझ पा रहे ना? जैसे बिल्डिंग का वैसे इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिट है। नीचे से ऊपर जाना है तो एनर्जी बढ़ाना है, ऊपर से नीचे आना है तो एनर्जी घटाना है, ना तो थोड़ा ज्यादा ना तो थोड़ा कम, जितने का गैप उतना ही चाहिए। क्या बोला सर ने? इन दोनों इक्वेशन को उन्होंने सॉल्व किया और सॉल्व करके ढेर सारे फॉर्मूले दिए। वो सारे फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। सबसे पहला फॉर्मूला उन्होंने हमें दिया रेडियस का। किसका दिया? क्या कोई मुझे रेडियस का फॉर्मूला बता सकता है? एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन, बोलो, 4 पाई स्क्वायर एम के जेड ए स्क्वायर। सर क्या ये याद करना है? यस। अब हमें नए सिलेबस हिसाब से याद करना पड़ेगा। नए सिलेबस में साफ साफ लिखा है डेरिवेशन ऑफ, पढ़ना। क्या लिखा है? मतलब वो चाहता है कि बच्चे को ये सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए। हेलो, लिख ले रेडियस का फॉर्मूला एन स्क्वायर, लिखते चले, अभी याद करते हैं। एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम के जेड ई स्क्वायर। चलेगा? जब अपन सारी वैल्यू को पुट करते हैं तो रेडियस का फॉर्मूला बन के आता है 0.529 इंटू एन स्क्वायर बाई जेड। अरे हाँ या ना? ये जो 0.529 है, थोड़ा बच्चों फील करो, एन की वैल्यू 1 रख दो और जेड की वैल्यू, अच्छा Z1 मतलब कौन सा एटम? तो अगर हाइड्रोजन, अच्छा हाइड्रोजन में सिंगल इलेक्ट्रॉन है तो Z की वैल्यू 1 रख दो, N की वैल्यू 1। क्या ये फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस है? आप यकीन नहीं करेंगे, उनके अजम्पशन गलत थे, उनकी बातें भी पूरी सही नहीं थी। लेकिन जब क्वांटम मॉडल जो मैं कल पढ़ाऊंगा और उसमें जब हम एटम के फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस निकालेंगे, आप यकीन नहीं करोगे, वो भी उतना ही आया जिसे बिना किसी कुछ जाने बोर ने बहुत साल पहले बताया। सच में 0.529 होता है हाइड्रोजन का, सच में होता है। ये बोर ने केवल कागज में बताया। ये वही वाली बात है, कोई बैठे बैठे सूरज की दूरी नाप ले, ठंड ज्यादा लग रही क्या, बोल के किसी को वो करवा लो। ये वही वाली बात है कि आज से कई साल पहले कोई बैठे बैठे सूरज की दूरी बताए और जब सच में टेक्नोलॉजी से पता करे तो सही आए। लोग कहते रह गए तुम गलत हो, ये है वो है, लेकिन जब सच में क्वांटम मैकेनिकल मॉडल से निकाला, जो हम कल निकालेंगे, देखना दोनों की बातें लगभग सही थी। हेलो, फिलहाल इस 0.529 को हम लोग कहने लगे हैं आर नॉट। क्या कहते हैं? तो रेडियस का फॉर्मूला हो जाएगा आर इक्वल टू आर नॉट इंटू एन स्क्वायर बाई जेड। मैं सबसे पूछता हूं, आर एन के प्रोपोर्शनल है कि इनवर्सली? आर एन के प्रोपोर्शनल है डायरेक्टली कि इनवर्सली?
गलत, n के प्रोपोर्शनल है ही नहीं, किसके प्रोपोर्शनल? स्क्वायर के। बहुत फेमस सवाल है बच्चों। क्या लगता है जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूर जाएंगे वैसे वैसे ऑर्बिट, जैसे जैसे जमीन से दूर जाएंगे वैसे वैसे मान ला, नॉर्मल कॉमन सेंस है ना भाई, न्यूक्लियस से दूर जाओगे तो ऑर्बिट बढ़ेगी घटेगी? मगर ऑर्बिट बढ़ने का तरीका आर प्रोपोर्शनल टू एन नहीं है, आर प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर। इसको ऐसा समझो कि पहले ऑर्बिट की रेडियस है मान लो 1, तो दूसरे की रेडियस 2 नहीं है 4। इसको इमेजिन कर पा रहे हो? मतलब पहला वाला जो मामला है, अगर पहली वाली दूरी यहां है तो दूसरी वाली यहां है, तीसरी वाली यहां है, चौथी, समझ पा रहे हो क्या? मतलब बहुत तेजी से इलेक्ट्रॉन फैल रहा है, बोलो हाँ या ना? तो आर प्रोपोर्शनल टू एन है कि प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर है? आर जेड के डायरेक्टली है कि इनवर्सली? जेड का मतलब क्या है? एटॉमिक नंबर रिप्रेजेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे जा, तो खींचने वाली ताकत होगी जा, तो ताकत खींचने वाली ज्यादा होगी तो श्रिंक होगा कि एक्सपांशन होगा? श्रिंक। रेडियस कम होगा ज्यादा होगा? कम होगा। आर डायरेक्टली है कि इनवर्सली? इनवर्सली। फील कर पा रहे हो क्या? सबसे पहला फॉर्मूला हमें रेडियस का याद होना। मैं जानता हूं आप सबको केवल एक फॉर्मूला याद है, लेकिन मेरी रिक्वेस्ट है आप सब ये सारे फॉर्मूले याद कर लो तो मजा ही आ जाए। सर ये आया कहां से? ये आया उन्हीं दोनों इक्वेशन से। जब डिटेल होते तो आपको बताता कैसे आया, अभी फॉर्मूले याद करने हैं। रेडियस का फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए। एक छोटी सी बात और, 0.529 इंटू एन स्क्वायर बाई जेड, ये किसमें होता है? एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम को मीटर बदल लोगे, पिकोमीटर सेंटीमीटर भी बदल लोगे। उसके बाद उन्होंने इस रेडियस से के बाद किसी भी ऑर्बिट में मौजूद, ये जो ऑर्बिट है इसमें जो ये इलेक्ट्रॉन हम सब के आसपास मौजूद है, उन्होंने इसकी वेलोसिटी भी बताई। उन्होंने इसकी वेलोसिटी भी, और उन्होंने जो वेलोसिटी बताई मेरे प्यारे बच्चों, वेलोसिटी का फॉर्मूला उन्होंने दिया। और वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या किसी को याद है? मैं बोल देता हूं, 2 पाई के जेड स्क्वायर अपॉन एन एच। बच्चों जो ये नया सिलेबस है उसमें डेरिवेशन ऐड है, इसलिए आपको ये फॉर्मूले भी याद करने पड़ेंगे। अगर आपने छोड़े हैं तो प्लीज याद कर लेना, कभी पूछ सकते हैं। बहुत पहले पूछा करते थे, जब हमारा AIPMT एग्जाम हुआ करता था उस समय अच्छे सवाल आते थे। फिर बीच में पेपर का लेवल डाइल्यूट हुआ, ये कभी नहीं आया, लेकिन अब लास्ट ईयर उन्होंने फिर से ऐड किया है डेरिवेशंस ऑफ। तो डेरिवेशंस वो लिखे हैं, मतलब पूछ सकते हैं। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला है 2 पाई के जेड स्क्वायर अपॉन एनएच। सारी वैल्यू को पुट करते हैं, हमारे सामने आता है 2.18 इंटू 10 की पावर 6 इंटू जेड बाई एन, जेड बाई एन, और ये आता है मीटर पर सेकेंड। रुको रुको रुको, 2.18 को छोड़ दो, ये क्या है? 10 की पावर। लाइट की स्पीड क्या है? दुनिया की सबसे तेज चीज क्या है? उससे तेज कोई, और वो है 10 की पावर 3 इंटू 10 की पावर 8, राइट? 3 को हटाओ, अभी 10 की पावर 8 तो है, और ये है 10 की पावर। ये कम है कि ज्यादा? कितने गुना कम है? कुछ समझ पा रहे हो? एक बार अपने हाथ को देखो, देखो इसके अंदर एटम है कि नहीं है? इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन शांत बैठा घूम रहा है, स्पीड ऑफ लाइट से केवल 100 गुना कम स्पीड से घूम रहा है, लेकिन आपको सब शांत नजर आ रहा है। कुछ समझ पा रहे हो क्या? नहीं समझ पा रहे हो? स्पीड ऑफ लाइट से लगभग 100 गुना कम तेज घूम रहा है, लेकिन आपको सब कुछ शांत शांत ही नजर आ रहा है ना भाई? सब घूमता हुआ नजर आ रहा है क्या? कितनी तेज स्पीड से इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। रुको जरा, जैसे जैसे जेड बढ़ेगा, जैसे जैसे, मुझे बताओ वेलोसिटी बढ़ेगी घटेगी? थोड़ा फील कर सकते हो क्या? ये बताओ, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम रहा है, बोलो ना यार। मुझे एक छोटे से सवाल का जवाब देना। एक बॉडी है जो सर्कुलर मोशन कर रही, क्या कर रही? उसकी स्पीड बहुत कम है, धीरे धीरे स्पीड बहुत चलेगा, मतलब वेलोसिटी बहुत। तो बताओ सेंट्रीपिटल फोर्स ज्यादा है कि कम है? और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी, राइट? राइट। अगर z बहुत ज्यादा हो गया, z बहुत, तो अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होगा कम होगा? अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होगा, तो बैलेंस करने के लिए मुझे रिपल्सिव फोर्स ज्यादा रखना होगा कम, यानी मेरा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज्यादा होगा, यानी सेंट्रीपिटल ज्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन को बहुत तेज तेज घूमना पड़ेगा। अगर आपको कभी वो रस्सी में पत्थर बांध के एग्जांपल किया होगा फिजिक्स में, अगर कभी आपने बहुत तेज से घुमाया तो नहीं गिरता है, अरे हाँ या ना? या वो मौत के कुएं का एग्जांपल देखा होगा कि बाइक बहुत तेज चलानी पड़ती है, धीरे धीरे चलाओगे तो गिर जाओगे। जितना न्यूक्लियस के करीब होगा इलेक्ट्रॉन उतना तेज घूमेगा, धीमा घूमेगा, और जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूर जाते वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन की स्पीड कम होती
आप इसे विजुलाइज भी कर सकते हैं, जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के करीब होगा तो एक ताकत होगी जो खींच रही होगी, बैलेंस करने के लिए उससे बहुत ज्यादा रिपल्सिव फोर्स लगाना पड़ेगा, यानी बहुत तेज तेज घूमना पड़ेगा। बोलो हाँ या ना। इसे ऐसे समझते हैं फॉर्मूले से, क्या वी जेड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? क्या वी एन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है? एन का मतलब नंबर ऑफ ऑर्बिट बोल दो यार, एन का मतलब नंबर ऑफ ऑर्बिट इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आगे चल के ऑर्बिटल बोलना है, तो ऑर्बिट, सब ऑर्बिट, ऑर्बिटल, हेलो, वो रिलेट कर पाएंगे अपन। ऑर्बिटल नाम रखा गया है ना, सुना तो होगा ना भाई, तो अपन ऑर्बिट बोलते हैं, चलेगा। अब मुझे बताओ, ये एन के डायरेक्टली इनवर्सली, इसका फील समझ गए? जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूर जाते वैसे वैसे वेलोसिटी घटती, सही तो है। जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूर जाओगे वैसे वैसे अट्रैक्शन घटेगा, अट्रैक्शन घटेगा तो इलेक्ट्रॉन भी धीरे धीरे घूमेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी तो घटेगा, हाँ या ना। कुल मिला के क्या ये फॉर्मूला सबको याद रहेगा? आज दुनिया के सामने रेडियस का फॉर्मूला आ चुका है, वेलोसिटी का फॉर्मूला आ चुका है, और अब आने वाला है सबसे बेहतरीन फॉर्मूला, दैट इज एनर्जी। लोग बार बार उनसे कहते थे, यार एक बात बताओ, तुमने कहा कि एंगुलर मोमेंटम ये होता है, एनर्जी क्वांटाइज होती है, साबित करके बता सकते हो क्या? उन्होंने कहा बिल्कुल साबित कर सकता हूं, और आज उन्होंने एनर्जी बताई। जब मैं आपसे एनर्जी की बातें करूंगा तो मैं तीन एनर्जी की बात करूंगा, एक काइनेटिक एनर्जी और एक इतना तो सबको याद होगा, जो टोटल एनर्जी होती है वो काइनेटिक प्लस, बोलो ना भाई। मैं जो कहने वाला हूं उसके पहले दिमाग में एक इमेज बना लो। हमारी जो टोटल एनर्जी होगी, एक मिनट, आप टोटल एनर्जी किसकी निकाल दो, इलेक्ट्रॉन की ऑर्बिट की? जो ऑर्बिट की है वही इलेक्ट्रॉन की है। आप फ्लोर की एनर्जी निकाल रहे हो बच्चे की, कोई एक पता कर लो, बात बराबर है। जो बच्चे की एनर्जी वही फ्लोर की है, जो फ्लोर की है वही बच्चे की है। आप पांचवें माले बैठे तो आपके पास 550 एनर्जी हो सकती है क्या? फिर आप बैठ नहीं सकते, फिर आप बैठ, पोटेंशियल एनर्जी तो 500 ही होगी, बोलो हाँ या ना। तो चाहे बच्चे की एनर्जी पता कर लो, चाहे फ्लोर की। अरे हेलो, तो क्या मैं इस टोटल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल कह दूं? जब आप इसे न्यूमेरिकली सॉल्व करते हैं तो एक चीज दिमाग में सेट कर लो, जितनी टोटल एनर्जी आती है उतनी ही काइनेटिक एनर्जी आती है, बस दोनों में लफड़ा है माइनस प्लस का, चलेगा? एक मिनट, जितनी टोटल आती है उतनी काइनेटिक, जितनी टोटल उतनी काइनेटिक, बस दोनों में किसका अंतर है? मैं सारी एनर्जी याद कराऊंगा, सब कुछ कराऊंगा, बस पहले दिमाग में इमेज बना लो, ठीक? और जब अपन निकालते हैं पोटेंशियल एनर्जी, क्या निकालते हैं? तो वो होता है 2 टाइम्स ऑफ टोटल। मतलब अगर टोटल एनर्जी है 10 तो पी होगा, टोटल है 5 तो पी होगा, पी होगा ज्यादा कि टोटल होगा ज्यादा? पी। यानी पोटेंशियल पी, शॉर्ट फॉर्म में पी बोल रहा हूं, पी से टोटल निकाल लोगे, टोटल से पी निकाल लोगे, पी से काइनेटिक निकाल लोगे, कितने बच्चे निकाल लेंगे? पीई से टोटल, टोटल से काइनेटिक, टोटल और काइनेटिक दोनों न्यूमेरिकली इक्वल होंगे, बस प्लस और माइनस का लफड़ा होगा, बिकॉज काइनेटिक एनर्जी कैन नॉट बी नेगेटिव। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बोलो, मास कभी नेगेटिव होता है? बोलो ना यार। और या तो स्पीड है या तो स्पीड, तो वो भी कभी नेगेटिव होने वाला, काइनेटिक एनर्जी कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। हम जो आज ये पूरी कहानी कहने वाले हैं, ध्यान से सुनिएगा। बीचों बीच कौन है मेरे प्यारे बच्चों? न्यूक्लियस। चारों तरफ कौन है? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को किसी ने बांध रखा है कि आजाद है? किसने बांधा है? खींच रहा, इधर आओ, लेकिन इलेक्ट्रॉन घूम रहा, नहीं आऊंगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से बैलेंस हो रहा, हाँ या ना? अरे बोलो ना। ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ है, मुझे बताओ मेरे प्यारे बच्चों, क्या इसको किसी ने बांधा है? बोलो, किसी ने? किसी ने? किसी ने? मान लो इसको बांधने वाली ताकत है 100, कितनी है? तो अगर आपको इस इलेक्ट्रॉन को यहां से हटाना है, अगर आपको इस इलेक्ट्रॉन को यहां से बांधने वाली ताकत कितनी थी, तो आपको कितना एनर्जी देना पड़ेगा? आपको देना, और थर्मो कहता है ऑन द सिस्टम प्लस, ऑन द सिस्टम, अरे बोलो ना। आपने कितना एनर्जी दिया? 100। कितना दिया? और कहते हैं एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी, एनर्जी ना तो बनाई जा सकती है ना तो, मान लो ये इलेक्ट्रॉन अगर होता इन्फिनिटी पे, कहां होता? तो ना तो कोई अट्रैक्शन होता, ना तो कोई, तो क्या हटाने में कोई एनर्जी देनी पड़ती? इसकी एनर्जी कितनी होती? 0। लेकिन यहां पे किसी ने बांधा है, यहां पे किसी ने, और बांधने वाली ताकत कितनी थी? 100। तो आपको कितना देना पड़ेगा? आपको देना पड़ेगा तो +100, तो इसकी एनर्जी हो जाएगी -100, ताकि +100 -100 कितना हो जाए? 0, बिकॉज एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी। एक कन्वेंशन बनाया गया, एक, कि जो इलेक्ट्रॉन
न्यूक्लियस के करीब होगा, जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी लिखोगे वो लिखोगे माइनस। किसमें लिखोगे? माइनस लिखने का रूल बनाया गया, माइनस लिखने का रूल। उसकी एनर्जी माइनस है नहीं, वो ये समझाना चाहता है तुम दोगे तुम्हें इतना प्लस में देना पड़ेगा। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मैं कह दूं इसकी एनर्जी है -10, कितनी है? तो मैं ये नहीं बता रहा हूं इसकी एनर्जी -10 है ना, मैं ये बता रहा हूं तुम्हें +10 देना पड़ेगा। इज दिस क्लियर? तो एक बड़ा फेमस सवाल है जो एनसीईआरटी में लिखा है, व्हाई एनर्जीज आर नेगेटिव। एनर्जीज नेगेटिव क्यों है? द रीजन इज बिकॉज इट रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड वी हैव टू पुट सम एनर्जी, इसीलिए इसको किस में रखा जाता है? माइनस में। फिलहाल बैक टू टॉपिक। क्या हम एनर्जी के सारे फॉर्मूले याद कर ले? पहले दिमाग में इमेज बना लो। पोटेंशियल और टोटल दोनों बराबर होंगे कि दुगना होगा? कौन दुगना होगा? किसका दुगना? और टोटल और काइनेटिक दोनों इक्वल होंगे, एक होगा प्लस और एक होगा प्लस में कौन होगा? काइनेटिक कभी नेगेटिव। ये कंसेप्ट सेट करो। नेगेटिव कौन होगा? टोटल। टोटल नेगेटिव है कि हमने एज अ कन्वेंशन बनाया, एज अ कन्वेंशन बनाया। इज दिस क्लियर? और अब हमारे सामने सभी एनर्जी का फॉर्मूला है, तो मैं आपके सामने सभी एनर्जी के फॉर्मूले लिख रहा हूं। ये फॉर्मूला है जो मैं समझा रहा था, इसको नहीं याद करना, आपको याद करना है। तो ये कॉपी में लिख ले सबसे पहले फॉर्मूला टोटल एनर्जी का। क्या किसी को याद है? -13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। ये किसमें एनर्जी है? ईवी। कितनों को याद है एनर्जी? रेज योर हैंड। गलत। ईवी पर एटम। तभी तो न्यूमेरिकल गलत करते हो। क्या मतलब समझे इसका? एक एटम में एक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है। बोलो, एक एटम में एक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है। और जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है वही ऑर्बिट की है, जो बच्चे की एनर्जी वही फ्लोर का। चाहे सोचो फ्लोर, चाहे सोचो बच्चा। अरे डन। क्या आप इसे बाकी यूनिट में बदल लोगे? अरे बोलो ना भाई। तो मैं लिख देता हूं, जब आप इसे बाकी यूनिट में बदलते हैं तो एक एनर्जी और याद कर लो, आता है -1312 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, किलो जूल पर मोल। और ये एनर्जी किसमें है? मोल में। मैं आपको सलाह दूंगा केवल केवल पहली एनर्जी याद करने का, पर एटम पर मोल का विशेष ध्यान रखना है। एक बार मैं आपको सारे फॉर्मूले बता दूं, सारे शब्द बता दूं, और फिर करेंगे ढेर सारे सवाल। ठीक? अगले 15 मिनट मेरा टारगेट होगा आपको फॉर्मूले और वैल्यू याद कराना, और वो जैसे आपको याद होंगी देखना फटाफट सवाल हमसे बनने लगे। हम किस मॉडल की बात कर रहे हैं? क्या बोर्ड ने हमें रेडियस का फॉर्मूला दिया है? बोलो भाई, क्या बोर्ड ने हमें रेडियस का फॉर्मूला दिया है? मैं आपसे सुनना चाहता हूं। रेडियस का मेन फॉर्मूला बोल दो, मेन वाला, बाकी घर जाके याद करना। 0.5 × स्क्वायर बाई जेड। एक बार बोल के बताओ। एन स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर एम के जेड स्क्वायर। 3 बार बोल बोल के लिखना, याद हो जाएगा। ठीक? उसके बाद क्या हमें वेलोसिटी याद रहेगी? एक बड़ा फेमस सवाल, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा है कम? लगभग कितने गुना कम? तो 101, 102 ऐसा ऑप्शन लिखा मिलेगा, टिक कर देना। ठीक है? तो ठीक है। उसके बाद क्या हम एनर्जी निकाल रहे हैं? क्या हम सबके सामने टोटल एनर्जी का फॉर्मूला आ चुका है? ये माइनस में है कि प्लस में? कितने बच्चे काइनेटिक बता देंगे? प्लस। कितने बच्चे पी बता देंगे? इसका दोगुना। बोलो हाँ या ना। अब हमारे सामने बात होने वाली है केवल केवल सिंगल इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज की। किसकी होगी? मेरे प्यारे बच्चों, में अगले कुछ मिनटों में आपसे केवल सिंगल इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज की बातें करूंगा। और सिंगल इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज जब मैं कह रहा हूं, तो क्या हाइड्रोजन सिंगल इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है? क्या हमारा हीलियम है? हीलियम का एटॉमिक नंबर, मास नंबर, इसमें टोटल कितने प्रोटॉन है, कितने इलेक्ट्रॉन है? तो मुझे 2 इलेक्ट्रॉन रखने, एक निकाल लो, +1। नहीं चलेगा। आओ मैं बात करता हूं लिथियम की। लिथियम में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है? तो कितने निकाल लो? क्या बनाना है? तो लिथियम +2 चलेगा? बोलो मेरे भाई। अगर मैं आपके सामने लिख दूं सोडियम, सोडियम का एटॉमिक नंबर बोलो। बेहतरीन। सोडियम का एटॉमिक नंबर, यानी टोटल कितने प्रोटॉन है, कितने इलेक्ट्रॉन है, मुझे क्या बनाना है? तो कितने निकाल लो? निकाल लो तो +10 लगा दो। अरे बोलो ना यार। इन सब पे हमारा बोर मॉडल चलेगा नहीं चलेगा? हीलियम पर नहीं चलेगा, लिथियम पर नहीं चलेगा, सोडियम पर नहीं चलेगा। नहीं, उसे सॉल्व करना बहुत मुश्किल होगा। जब मल्टीपल फोर्स के वेक्टर आएंगे उसे सॉल्व करना हमारे लिए आसान, जो मैंने कुछ देर पहले बताया था। हाँ या ना? बोर मॉडल के जो फॉर्मूले हैं दैट इज वैलिड ओनली फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। बोर मॉडल नहीं, बोर मॉडल के फॉर्मूले चलेगा। ये जो एनर्जी का फॉर्मूला है केवल कहां चलेगा? सिंगल में। बोर मॉडल नहीं, बोर मॉडल के फॉर्मूले। कीप दिस इन माइंड। चलेगा?
प्यारे बच्चों, अब हम हाइड्रोजन एटम की एक बार बात कर लेते हैं और एक बार अदर एटम्स की, चलेगा? सबसे पहले किसकी बात कर ले? हाइड्रोजन की। अगर मैं आपसे हाइड्रोजन एटम की बात करता हूं, क्या हम सबको एनर्जी याद है? चेक कर लेते हैं, एक मिनट। n बराबर 1 का मतलब कौन सा ऑर्बिट है? ये न्यूक्लियस के सबसे करीब है कि दूर है? ये हमारा न्यूक्लियस है, बोलो चलेगा? कौन है हमारा न्यूक्लियस से फर्स्ट ऑर्बिट? धरती घूमती है तो ऐसे गोला बना के घूमती है। अगर कोई दूर से देखे तो गोला नजर आता है, नजर आता है ना गोला। अच्छा। अगर मैं आपके सामने सूरज बना दूं, क्या बना दूं? अब इसके चारों तरफ धरती घूम रही है, धरती के रुको पहले लाइन बनाओ तब घूमूंगी, ऐसे नहीं, लाइन बनाओ वाली लाइन। ऐसा होता है क्या? ये लाइन किसकी किसकी रचना है? इंसान की। अरे इंसान ने ना बनाया। ये धरती इधर ही घूमना, उधर मत जाना, इसी लाइन में रहना। मगर क्या सच में धरती ऐसे लाइन बना घूमती है? आप लाइन मिटा दो इरेजर से, मैं रुक जाऊंगी, ऐसा है क्या? ऐसा तो नहीं है ना, वो तो हमारी कल्पना है ना यार। समझो, ये जो आपके सामने चित्र बनाया जाता है एटम का, दिस इज जस्ट अ हाइपोथेटिकल। ये हो भी सकता है, और दे आर बेसिकली एनर्जी लेवल। आज कितने माले हैं? 8। क्या मैं अपने से कल्पना में नहीं सोच सकता? 9वां होता तो ये होता, मगर क्या 9वां माला है? मगर बातें तो की जा, वही वाली बात है, राइट? दे आर हाइपोथेटिकल एनर्जी लेवल, दे कैन और कैन नॉट एग्जिस्ट। इज दिस क्लियर? क्या ये पहला ऑर्बिट हो सकता है मेरे बच्चे? पहला ऑर्बिट कौन सा शेल है? के की एल। उसके बाद वेरी गुड, उसके बाद उसके बाद उसके बाद n बराबर 1 की एनर्जी निकाल लोगे? मैं आपके सामने 3 एनर्जी निकालूंगा, एक होगा टोटल, एक होगा काइनेटिक, एक होगा, चलेगा? आपको याद करना है, लिखना नहीं, आपको याद करना है। सबसे पहले एनर्जी निकाल लूं। एनर्जी निकाल कहां से रहा हूं? ये फॉर्मूला याद रहेगा, -13 पॉइंट इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर ईवी पर, पूरा बोलो ईवी पर, बोलोगे सही तो सोचोगे सही, ठीक? ईवी पर एटम। रखो जेड की वैल्यू 1। अभी कौन सा एटम चल रहा? हाइड्रोजन एटम की अदर एटम। अभी केवल किसकी बातें चल रही? एन की वैल्यू 1 रखो, जेड की वैल्यू भी रखो बेटा, आप भी रखो, रख दिया। बोलो कितना आएगा? -13.6 क्या? ईवी यानी इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी जो इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में है उसकी एनर्जी है -13.6 ईवी, हाँ या ना? ये कौन सी एनर्जी लिख रहा हूं मैं? क्या आप सेकंड का निकाल लोगे? सेकंड का आता है, मैं सीधे लिख दूं, कितना आएगा? -3.4। क्या बात है, कितने बच्चों को याद है? एक बार बोल के बताओ जरा, फिर चेक करता हूं कितनों को याद है। -1.51 मॉडर्न में पढ़ा होगा आपने। बोलो n बराबर 4, 0 पॉइंट, आगे बोलो। वहां तक नहीं पहुंच पाए क्या? आगे, बस उसके आगे आवश्यकता ही नहीं है। क्यों? मैं बताऊंगा आपको। दुनिया में कभी ऐसा सवाल मिल ही नहीं सकता n बराबर 15, n बराबर 16, मिल ही नहीं सकता। भले आप सोचो ऐसा सवाल कभी 7 के बाद, मैं कहता हूं 6 के बाद आपको मिल ही नहीं सकता। 6 मिल जाए वो भी नीट लेवल पे नहीं चलता। मिलेगा कहां? 1 2 3 4। क्या मिलेगा? 1 2 3 5 वाले उनको इंटेलिजेंट बच्चे लगते हैं, वो ये भी नहीं पूछेंगे, चलेगा? कितनी याद करनी है? 1 2 3 4 और 5 याद कर लो तो वेरी गुड, हाँ या ना? याद करते हैं। पहले कितनी एनर्जी है? दूसरे की? तीसरे की? 0.85, 0.54। पहला सवाल, ये एनर्जी माइनस में है कि प्लस में? माइनस किसे दर्शाती है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को। हमें एनर्जी देना उस चीज को रिप्रेजेंट करती है। नंबर 1। नंबर 2, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जब न्यूक्लियस के सबसे करीब है, न्यूक्लियस के सबसे, तो सबसे ज्यादा निगेटिव है, सबसे कम निगेटिव। मतलब आपको एनर्जी सबसे ज्यादा देना, सही है कि नहीं है? अगर न्यूक्लियस के सबसे करीब होगा तो अट्रैक्शन सबसे ज्यादा होगा, आपको एनर्जी देना भी पड़ेगा सबसे ज्यादा। नंबर 1। नंबर 2, मुझे बताओ जैसे जैसे दूर जा रहे एनर्जी बढ़ रही घट रही? साइन के साथ बोलना मेरे भाई, एनर्जी बढ़ रही घट रही? जरा एक बार एन बराबर इन्फिनिटी पे पहुंच जाओ। इन्फिनिटी का मतलब समझते हैं? कितना दूर? न्यूक्लियस से कितना दूर? बहुत दूर नहीं, इतना दूर ना तो कोई अट्रैक्शन है ना तो कोई रिपल्शन, वो है दूरी, ना तो कोई ना तो कोई। जरा एक बार n बराबर इनफाइनाइट रखिए, -13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन, जब आप इसे इनफाइनाइट रखेंगे, समथिंग ऑन इनफाइनाइट, जीरो। यानी एनर्जी कितनी आएगी? जीरो। द मोस्ट फेमस सवाल, जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूर जाते हैं वैसे वैसे एनर्जी बढ़ती है घटती है? व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल एनर्जी फॉर एन स्टेशनरी इलेक्ट्रॉन? 0 eV। दिस इज द मैक्सिमम पॉसिबल एनर्जी।
मेरे शब्दों को सुना आपने? मैं कहाँ सुनते कहाँ हूँ आप, सुनते कोशिश तो करते हैं। मैक्सिमम पॉसिबल एनर्जी, मैक्सिमम पॉसिबल एनर्जी, मैक्सिमम पॉसिबल एनर्जी फॉर एन इलेक्ट्रॉन, नहीं फॉर एन स्टेशनरी, समझते हो क्या? रुका हुआ। कितनी एनर्जी मैक्सिमम पॉसिबल है? जीरो। जीरो से ज्यादा हो ही नहीं सकती। ये क्या बात है सर? ये हमारा जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस बनाया वो बनाया ही ऐसे है, जब आपको इलेक्ट्रोस्टैट में पोटेंशियल एनर्जी समझाते ऐसे इन्फिनिटी से लाने में किया गया वर्क, तो रेफरेंस ही फिजिक्स की ऐसी बनी, इसलिए ये भी ऐसा बना। इज दिस क्लियर? व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल एनर्जी? जीरो। जैसे जैसे न्यूक्लियस के करीब होगे वैसे वैसे एनर्जी ज्यादा कम होगी कि ज्यादा होगी? कम। मैं इलेक्ट्रॉन की एनर्जी की बात कर रहा हूं, बोलो हाँ या ना। फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी कितनी है? दूसरे की -13.6 और -3.4 के अलावा बीच की कोई एनर्जी पॉसिबल ही? उन्होंने कहा यही है क्वांटाइजेशन। क्या है? उन्होंने कहा ऐसा इसलिए होता है, सुनिएगा, ऐसा क्योंकि एंगुलर मोमेंटम ऐसा होता है, क्योंकि एंगुलर मोमेंटम, या ऐसा कह दो क्योंकि एंगुलर मोमेंटम ऐसा होता है, यही कारण है कि एनर्जी ऐसी होती है। तो सवाल ये पूछा जाता है, व्हाट वाज द रीजन ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी? बिकॉज एंगुलर मोमेंटम इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2 पाई। अरे बोलो ना यार, क्या इसके बीच की कोई दूसरी एनर्जी मिल रही है आपको? बोलो। और इसके बीच की कोई दूसरी एनर्जी? ये मतलब अगर इमेजिन करो तो ऐसा सोचो, ऐसा सोचो, एक एटम एक ऐसी बिल्डिंग है, एक एटम एक ऐसी जिसका पहला माला कितना है? 13 पॉइंट, बोलो ना यार। दूसरा माला कितना है? 3 पॉइंट। अपने में कितना है? 100 यहां एग्जैक्टली इक्वल डिफरेंस इक्वल नहीं है, यहां एग्जैक्टली इक्वल है। मतलब कहीं डिफरेंस ज्यादा है तो कहीं डिफरेंस। ये बिल्डिंग कैसे बनती है समझाता हूं, उसके पहले क्या हमें सबको एनर्जी याद हो जाएगी? फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी -13.6 -3.4 1.51 0.85 0. अब आप बताओगे, कितने बच्चे मुझे काइनेटिक एनर्जी बता सकते हैं? बता दोगे? बोलो काइनेटिक। बेहतरीन। अगला, अगला ये याद कर लोगे तो मजा आएगा। अगला 0.54। ये कितना? ये कौन सी एनर्जी आपने मुझे बताई है? कितने बच्चे मुझे पोटेंशियल एनर्जी बता देंगे? बता दोगे? इसका दुगना उसका दुगना, इसका दुगना करना तो माइनस लगा देना, उसका दुगना करना तो चुपचाप, बोलो ना यार। पोटेंशियल एनर्जी बस मैं लिख रहा हूं ऐसे, -13.6 इंटू 2 चलेगा। एक सवाल पी दे के टी पूछेगा, बता दोगे? के दे के टी पूछेगा, बता दोगे? दिमाग में कर लो सेट, जितना टी उतना के, जितना टी बस के कभी माइनस, और पी हमेशा टी का, खत्म। इज दिस क्लियर? अब चलते हैं हम अगले स्टेज में। क्या हमें हर ऑर्बिट की एनर्जी याद है? चेक कर लेता हूं। मेरे सामने यहाँ पे कुछ लाइंस बनी है, इसे कह रहा हूं मैं n बराबर 1। क्या कह रहा हूं? n बराबर 1 यानी कौन सा ऑर्बिट? ये कौन सा ऑर्बिट? ये कौन सा? ये कौन सा? ये कौन सा? ये कौन सा? इनफाइनाइट। अरे हेलो, सबसे पहला सवाल, क्या हर ऑर्बिट की एनर्जी याद है? बोलेंगे फर्स्ट की एनर्जी पूरी क्लास चाहिए यहाँ पे मुझे, -30 पॉइंट। दूसरा -1 पॉइंट, -0 पॉइंट, -0 पॉइंट। डन है? पहला सवाल, इलेक्ट्रॉन जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूर जाएगा एनर्जी बढ़ेगी घटेगी? व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल एनर्जी फॉर एन स्टेशनरी इलेक्ट्रॉन? जीरो। न्यूक्लियस के करीब आएगा तो एनर्जी घटती चलेगा। के ही बता दोगे, पी बता दोगे, टी बता दोगे। अभी कौन सा एटम चल रहा है? हाइड्रोजन, चलेगा। अब हमें याद रखने एनर्जी गैप। क्या याद रखने? क्योंकि कभी इलेक्ट्रॉन को नीचे से ऊपर भेजना पड़ेगा, कभी ऊपर से नीचे भी, कभी पहले माले से दूसरा माला, कभी दूसरे से, कभी पहले से, कभी तीसरे से। तो हमें एनर्जी गैप भी याद होना। मैं अगर आपको एनर्जी गैप निकालने को बोलूंगा, सब लोग सॉल्व कर लोगे? सॉल्व नहीं करना, आपको याद करना भी। ठीक, चलो सबसे पहले मैं गैप लिख रहा हूं, कॉपी में हो सके तो लिखते चले इसे। 1 से 2 का गैप, 1 से, फिर 1 से 3 का गैप, फिर 1 से 4 का गैप, फिर 1 से 5 का गैप, फिर 1 से इन्फिनिटी का गैप। जब आप इस एनर्जी को माइनस करते हैं, इतना हर छोटा सा बच्चा समझता है कि ऊपर वाली एनर्जी ज्यादा है और नीचे वाली एनर्जी कम है। तो जब भी मैं माइनस करूंगा तो बड़ा माइनस छोटा, ऊपर एनर्जी ज्यादा है नीचे एनर्जी
जैसे किसी बिल्डिंग में ऊपर वाले फ्लोर की पोटेंशियल एनर्जी और नीचे वाले फ्लोर की, और जब भी निकालूंगा डिफरेंस तो बड़ा माइनस, तो ऊपर माइनस नीचे कि नीचे माइनस ऊपर। तो जब आप 3.4 और 13.6 को माइनस करते हैं तो 1 से 2 का गैप आता है मेरे प्यारे बच्चों 10.2 ईवी। कितना आएगा 10 पॉइंट, हेलो, 1 से 2 का गैप 10.2, 1 से 2 का गैप 10.2, नहीं समझे, 1 से 2 का गैप 10.2, नहीं समझे, 1 से 2 का गैप 10.2, चलेगा नहीं चलेगा? क्या ऐसा ही हम 1 से 3 का गैप निकाल सकते हैं? जरा मुझे बताना, 1 से 3 का गैप कितने बच्चे निकाल लोगे? बड़ा माइनस, आप माइनस करना चाहोगे मैं कर दूं? मैं ही कर दूं क्या? इसको माइनस करने पे आता है, इधर लिख रहा हूं 12.09। कई बार किताबें इसे 12.1 भी लिख देती है, घबराना नहीं। तो वो आप सोचते हो सर ये तो हो ही नहीं सकता है, तो लिखने वाले लिख देते हैं, राइट। 12.09 या 12 पॉइंट क्या न्यूटन की जूल, ईवी। ये सारी कहानी किसमें चल रही? ईवी में। लिख लीजिए 12.1। इसी प्रकार से 1 से 4 का गैप, 1 से 4 याद है 12.75। आपको एनर्जी गैप तो याद रहती है, लेकिन इसका जादू आपने नहीं देखा, आज इसका आप जादू भी देखेंगे। 12.75 और ये कितना है 13.06, और 1 से इंफिनिटी कितना होगा 13.6। 10.2, 12.09, 12.75, 13.06, 13.6, मतलब एक तो याद है, 1 से 2 का गैप 10.2, बाकी दोनों 12-12, बाकी दोनों, अरे हाँ या ना, 12.09, 12 और एक है 13.6, एक का 6 इधर कर दो 06। अरे नहीं समझ पाए, 13.6 में 0 इधर लगा दो 13.06। अब थोड़ा माइंड में मैप बनाओ, 1 से 2 का गैप 10 पॉइंट, 1 से 3 का गैप, बोलो बेटा 12 पॉइंट, नहीं याद करोगे मत करो। 1 से 3 का गैप 12.09, 1 से 4 का गैप, 1 से 5 का गैप 13.6 नहीं 13.06, 1 से इन्फिनिटी गैप। एक सवाल पूछूं, एक इलेक्ट्रॉन यहां बैठा है, इमेजिन करो बैठा है पहले माले पे, वो कह रहा है मुझे ऊपर जाना है। मैंने पूछा कहां जाना है बताओ, ऊपर कहां? एक बच्चे ने कहा पहला माला तो ये होगा ना बेटा, दूसरे माले पे, हाँ या ना? अब उसे कहां जाना है? दूसरे पे। तो ऐसे सोचेगा तो पहुंच जाएगा क्या? एनर्जी देना पड़ेगा कि रिलीज होगा? कितना देना पड़ेगा? जितने का गैप उतना एनर्जी। क्या बोला सर ने? जितने का गैप, ना तो थोड़ा ज्यादा। कितने का गैप है? इस इलेक्ट्रॉन को आपको देना एनर्जी, क्या देना है? तो हथौड़ा लेके जाइए मारिए, पहुंच जाएगा ना? इसको एनर्जी देने के दो रास्ते, या तो है फोटोन या तो है पार्टिकल, या तो है फोटोन। पार्टिकल की बात आप फिजिक्स में करते हैं, हम केवल एक ही बात करेंगे, दैट इज फोटोन। अगर इस इलेक्ट्रॉन को मुझे ऊपर ले जाना है तो मुझे एनर्जी देना, इससे एक ईएम वेव आएगी, उसमें लिफाफा होगा, लिफाफा खुलेगा, एनर्जी मिलेगा, इलेक्ट्रॉन ऊपर पहुंच। कितने की एनर्जी? 10.2, ना तो थोड़ा ज्यादा ना तो थोड़ा कम। आपने दिया 10 तो लिफाफा आएगा, खुलेगा, एनर्जी मिलेगा, लेकिन कुछ होने वाला, जितने का गैप उतना ही चाहिए, ना तो थोड़ा ज्यादा। अच्छा 1 2 3 4 5 की एनर्जी याद है? बोलो n बराबर 1 की एनर्जी 13.6, माइनस लगा लोगे ना, 2 की एनर्जी, 3 की एनर्जी, 4 की एनर्जी, 0.5 की एनर्जी, 0.5 है तो 5 4, राइट। लॉजिक ढूंढो, 1 से 2 का गैप, 1 से 2 का गैप, नीचे से ऊपर जाइए, लेके जाइए, ऊपर से नीचे आइए, रिलीज करके आइए, लेके आइए नहीं, रिलीज करके आइए, ठीक है। 1 से 3 का गैप, अब 1 से 3 आ गया 12.09, 1 से 4 का गैप, 1 से 5 का गैप, 1 से इन्फिनिटी 13.6, चलेगा। इसी के साथ आपको एक लेवल और आगे बढ़ना है और एक एनर्जी गैप और याद करना है। वो एनर्जी गैप जो आपको याद करना है, 1 से 2 सबको याद है। अब 1 से 2 भी याद करना, 2 से 3 भी याद करना, 3 से 4 भी याद करना, 4 से 5 भी याद करना। यानी आपको क्या याद हो? 1 2 3 4 5, फिर 1 से 2, 1 से 3, 1 से 4, 1 से 5, फिर याद हो 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5। डन। अभी कौन सा आइटम चल रहा बेटा? याद करो, याद करो, कोशिश करो। 1 से 2 का गैप, बोलो कितना आएगा? क्यों, यहां भी तो वही था, यहां भी वही होगा, यहां बदल जाएगा, है ना? अच्छा ठीक है, 10.2, हाँ या ना? 2 से 3 का गैप कितने बच्चे निकाल लेंगे? निकाल लोगे ना?
मैं सीधे लिख दूं क्या? ये आता है 1.89। कितना आता है? 1 और 3 से 4 का गया है, 3 से ये आता है मेरे प्यारे बच्चों 0.66 और 4 से 5 गया 0.35। कुछ कहना चाहता हूं, पहले आप इसे दिमाग में इमेज बनाना और मजा आ जाएगा अगर आपने इसे याद कर लिया तो। इस पूरे बोर मॉडल में हर सवाल, चाहे स्पेक्ट्रम के सवाल हो चाहे कहीं के सवाल हो, हम एक तरीके से करेंगे, वो होगा एनर्जी का। और ये आपको हर चीज याद करनी पड़ेगी। अभी कौन सा चला है? हाइड्रोजन। अभी मल्टी इलेक्ट्रॉनिक में आना बाकी है, मतलब एटॉमिक नंबर 1 से ज्यादा। लिख लिया सबने? याद करते हैं। 1 से 2 का गैप बोलो, 1 से 3 का गैप, 1 से 3 का गैप, 1 से 3 का गैप, 1 से 3 का गैप। आपने बोलना स्टार्ट कर दिया, बढ़ते जाएंगे। सुन तो लो मैं क्या बोल रहा हूं, बार बार एक ही चीज बोल रहा हूं। 1 से 2 का गैप, 1 से 3 का गैप, 1 से 4 का गैप, 1 से 4 का गैप, उंगली दिखाओ, 1 से 4 का गैप, 1 से 5 का गैप। नहीं याद हो रहा है क्या? कोशिश करो, याद होगा। 1 से 2 का गैप, 2 से 3 का गैप, 2 से 3 बोला 1.189 है ना। 3 से 4 का गैप 66, 66, 4 से 5 का गैप 31, 66 का आधा 33 होता है, 31 है। कुछ कहने वाला हूं, कह दूं क्या? इमेजिन करो एक एटम एक बिल्डिंग के जैसा है। इमेजिन करो एक एटम एक एटम एक, कर लिया इमेजिन? इसे हम कहते हैं पहला और दूसरा माला, मान लो। तो पहले और दूसरे माले में कितने का अंतर है? 10.2 का। और दूसरे और तीसरे माले में कितने का अंतर है? 1.89। 10.2 से छोटा है कि बहुत छोटा है? मतलब इसे मोटा मोटा 10 मान लो, इसे मोटा मोटा 2 मान लो, तो 2 और 10 5 गुना छोटा है। क्या ये जो अगला माला बनेगा छोटा सा बनेगा? अगला वाला जो माला है वो कितना छोटा है? तो हमारी जो बिल्डिंग है वो धीरे धीरे जैसे जैसे ऊपर जा रहा है, उसके उसके फ्लोर छोटे हो रहे हैं कि बड़े हो रहे हैं? यानी जो नीचे से पहला फ्लोर है वो सबसे बड़ा है, और जैसे जैसे ऊपर फ्लोर जाओगे छोटे होते हैं। बोलो ना। जैसे ही 5 और 6 के बाद जाते हैं, इतना कम एनर्जी गैप था। अच्छा 1 मिनट, ये बोर के पहले किसकी खोज हो चुकी थी? स्पेक्ट्रम की। याद है ना? क्लास में कुछ लोग जो लेट आए उनके पहले ये बातें हो रखी थी। स्पेक्ट्रम आ चुका है दुनिया में, और स्पेक्ट्रम जब पढ़ते थे तो उसमें लाइंस आती थी, और वो लाइंस में 6 के बाद लाइंस लोगों को समझ में नहीं आती थी। यही कारण है कभी भी किसी किताब में 6 के बाद एनर्जी लिखी नहीं मिलती है। ऐसा नहीं उनके पास कैलकुलेटर नहीं था, खोज ही नहीं हो पाई, साइंटिस्ट पढ़ ही नहीं पाए। इज दिस क्लियर? तो क्या मुझे इतनी एनर्जी गैप याद रहेगी? हमारा जो एटम है वो इस बिल्डिंग के जैसा किससे अलग है? पहला माला बहुत बड़ा है कि बहुत छोटा है? और जैसे जैसे ऊपर जाते जाओगे वैसे वैसे माला छोटा होता जाएगा। लेकिन सेकंड से लेके जितने भी माले मिला दो, वो कभी भी जीरो से पहले माले से बड़े हो ही नहीं पाएंगे। ये समझ पाओ तो मजा आ जाए। पहले से दूसरे का गैप कितना है, और बाकी सारी दुनिया मिला दो कितना होगा मैक्सिमम? तो कितना होगा लाला? अकबर बीरबल कहानी सुनी आपने? यहां सुन लो, यहां से यहां की लंबाई कितनी है? वेरी टैलेंटेड बच्चों, यहां से लेके यहां तक की लंबाई। तो थोड़ा दिमाग लगाओ, यहां से लेके यहां तक कितना होगा? ऐसा लिखा जाता है क्योंकि हम ऐसे संकीर्ण करके लिखेंगे दिखाई नहीं देगा, लेकिन सच्चाई ये है कि ये और ये यहां होना चाहिए और बाकी सब इतने में खत्म हो जाना चाहिए। पहले और दूसरे का गैप है 10.2, और दूसरे से लेके इन्फिनिटी का गैप है 3.4। 2 से इन्फिनिटी 3.4 है। 10.2 1 से 2 हो गया, और बाकी सब पूरी दुनिया मिला दो मैक्सिमम कितना होगा? कभी 1 और 2 से ज्यादा हो ही। तभी कहते हैं अगर इलेक्ट्रॉन कभी 1 पे आएगा, अगर इलेक्ट्रॉन कभी, तो बताओ उसने बहुत एनर्जी निकाली है कि नहीं निकाली है? समझना, ऊपर से नीचे आएगा तो एनर्जी, ये ऐसे क्या कर रहा हूं मैं, और नीचे से ऊपर जाएगा तो, एक बच्चे को पहले माले से दूसरे माला तीसरा माला जाना, एनर्जी अब्सॉर्ब करना, और ऊपर से नीचे आएगा तो एनर्जी रिलीज करना पड़ेगा। जितने का गैप है उतना ही चाहिए, उतना ही रिलीज होगा, ना तो थोड़ा ज्यादा। क्या मुझे एनर्जी गैप याद रहेगा? एक सवाल पूछ लो, क्या मुझे इलेक्ट्रॉन को 1 से 2 में पहुंचाना है, 1 से कितना एनर्जी देना पड़ेगा? सबको जवाब देना यार। एक इलेक्ट्रॉन 3 से 1 पे आया, एक इलेक्ट्रॉन, बोलो एनर्जी रिलीज की अब्सॉर्ब, कितनी एनर्जी रिलीज? डन है? अब इसमें पॉइंट और ऐड कर लो। जब इलेक्ट्रॉन जाता है, जब इलेक्ट्रॉन आता है,
जब इलेक्ट्रॉन यही ट्रांजिशन कहलाता है। जब इलेक्ट्रॉन यही ट्रांजिशन क्या है? एक ट्रांजिशन, एक इलेक्ट्रॉन, एक फोटोन। क्या बोला सर ने? एक ट्रांजिशन, एक इलेक्ट्रॉन, एक फोटोन। डन। एक ट्रांजिशन, एक इलेक्ट्रॉन 3 से 1 पे आया, उसने 12.09 का एक फोटोन निकाला। एक ट्रांजिशन, एक इलेक्ट्रॉन, एक फोटोन। दो ट्रांजिशन, दो इलेक्ट्रॉन, दो फोटोन। डन। एक सवाल पूछूं, एक इलेक्ट्रॉन 1 से 2 में गया, एक इलेक्ट्रॉन, बोलो उसने कितने फोटोन, उसने कितनी एनर्जी का फोटोन एमिट किया? ये हुई ना बात, आंसर होगा नन ऑफ दिस। आंख बंद करके जवाब मत देना। नीचे से ऊपर जाएगा, एमिशन नहीं क्या होगा? ऊपर से नीचे आएगा तो बोलो डन। प्यारे बच्चों, ये सारी कहानी किसकी थी? हाइड्रोजन की। जब हम हाइड्रोजन एटम पे आते हैं, वो सारी एनर्जी लिखी है। जब हम हाइड्रोजन एटम पे आते हैं तो हमें कुछ छोटे छोटे शब्दों को समझना है। सबसे पहला शब्द, अब इसी टेक्निकल भाषा में आपसे बात करूंगा, ठीक? सबका ध्यान, लिखना किसी को नहीं, याद करना। थक गए क्या मेरे भाई? कितने बच्चों को ट्रांजिशन वर्ड क्लियर है? नीचे से ऊपर जाना कि ऊपर से नीचे आना? दोनों मिला के ट्रांजिशन बोलते हैं, राइट? एक फोटोन, एक इलेक्ट्रॉन, एक ट्रांजिशन। यहां लिख देता हूं मैं, एक ट्रांजिशन, एक इलेक्ट्रॉन, एक ट्रांजिशन, एक इलेक्ट्रॉन, एक फोटोन। डन। एक बात। दूसरी बात, नीचे लो एनर्जी लेवल है कि हाई? और ऊपर व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल एनर्जी? उससे ज्यादा संभव वो कहां है? तो नीचे होगा तो माइनस ही होगा। न्यूक्लियस के जितना करीब एनर्जी उतनी, न्यूक्लियस जितना दूर एनर्जी उतनी। क्या न्यूक्लियस के सबसे करीब n बराबर 1 है? क्या उसकी एनर्जी -30.6 है? क्या दिस इज द मिनिमम पॉसिबल एनर्जी है? इसे कहा जाता है ग्राउंड स्टेट। क्या बोलते हैं? ग्राउंड स्टेट मतलब जमीन पे हो, इससे कम। समझ पा रहे हैं क्या? नाम लोगों ने क्यों ग्राउंड रखा, उसके पीछे रीजन यही था। बिल्कुल माले जैसा काम चल रहा है। अरे माला, समझ पा रहे हैं ना? अगर बोलूं मैं ग्राउंड स्टेट, क्या बोलूं? तो मिनिमम एनर्जी की मैक्सिमम एनर्जी, मुझे बताओ मिनिमम एनर्जी कहां पॉसिबल है? हाँ, मतलब n बराबर 1 पे, हाँ या ना? n बराबर 0 पे। ये जीरो होता क्या है? अगर ऑर्बिट है तो है, नहीं है तो नहीं है। या तो फर्स्ट ऑर्बिट होगी, या तो सेकंड होगी, या तो आधा फ्लोर होता है क्या? पौने फ्लोर। या तो फर्स्ट है तो अरे हाँ या ना? ऑर्बिट या तो 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, 4 होगी, राइट? चलिए, उसके बाद होता है एक्साइटेड स्टेट। क्या बोलते हैं? नीचे वाले को बोलते हैं ग्राउंड, ऊपर वाले को बोलते हैं एक्साइटेड। क्या बोलते हैं? सबसे नीचे वाला, पहला माला, दूसरा माला, तीसरा माला, चौथा, ये सब के सब क्या है? एक्साइटेड। क्योंकि इनकी एनर्जी है ज्यादा। एनर्जी है तो एक्साइटेड स्टेट, हाई एनर्जी लेवल होंगी किलो। जो हाई एनर्जी लेवल होगा वो आपसे हाई की मुझसे हाई, ग्राउंड से हाई। क्या n बराबर 2 एक्साइटेड है? क्या n बराबर 3 एक्साइटेड है? क्या n बराबर 4 एक्साइटेड है? क्या n बराबर 5 एक्साइटेड है? अब इसको बोलते हैं कैसे, सुनना। n बराबर 2, क्या बोला मैंने? अच्छा, इलेक्ट्रॉन हमेशा कहां होगा? यहां होगा, यहां होगा, कहीं भी हो सकता है। वाह रे वाह। इलेक्ट्रॉन हमेशा ग्राउंड स्टेट में ही होगा। कहां होगा? मैं सिंगल इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूं कि मल्टी की? मल्टी आपके पढ़ने के बस में नहीं है, सिंगल पढ़ लो वही बहुत है। समझ पा रहे हैं क्या? कितने इलेक्ट्रॉन है? तो कहां बैठा होगा? क्यों यहां नहीं बैठ सकता क्या? बैठ सकता। वाह। एनसीईआरटी कहता है जब इलेक्ट्रॉन, अच्छा दुनिया में हर चीज स्टेबल होना चाहती है कि अनस्टेबल? स्टेबल में एनर्जी कम की ज्यादा, तो स्टेबल होने की एनर्जी कम होना, एनर्जी कम कहां? उन्होंने कहा तुम इलेक्ट्रॉन को छेड़ोगे, जो चाहे वो करोगे, लेकिन इलेक्ट्रॉन घूम के कहां आएगा? क्योंकि अंत में वो स्टेबल ही होना। वो ऊपर नहीं जाना चाहता, तुम मजबूर करते हो, चल ऊपर चल, एनर्जी दे देते हो। हाँ, बच्चा अपने कमरे में रहना चाहता है। समझ पा रहे हैं क्या? लेकिन एनर्जी दे दो तो चला आता है, हाँ या ना? तो कहने का मतलब क्या है कि वो तो वहीं रहना चाहता है ना यार। एनसीईआरटी लिखता है जब भी कभी इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करके ऊपर जाता है विद इन 10 की पावर -8 सेकंड, विद इन 10 की पावर माइनस, हल्का सा और हो जाता, नैनो सेकंड हो जाता, नैनो -9 नैनो होता है। उन्होंने कहा इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा विद इन 10 की पावर -8 सेकंड, नीचे आ, तुम्हें पता ही नहीं चलेगा ऊपर गया कि नहीं गया। इलेक्ट्रॉन कभी हाई मिलता नहीं, हमेशा कहां मिलेगा? नीचे। ये अपन हाइपोथेटिकल बातें कर रहे थे, अपन खेल रहे होते, अपन न्यूमेरिकल कर रहे होते, तो बोलते बेटा वहां पहुंचा दिया, अच्छा ऐसे पहुंचा दो। समझना, हमें क्या करने हैं? न्यूमेरिकल। तो हम ऐसी काल्पनिक बातें करते रहते हैं।
लेकिन सच में इलेक्ट्रॉन हमेशा कहां होगा? ग्राउंड में। कमिंग टू द पॉइंट, अगर ग्राउंड से ऊपर गए, अगर ग्राउंड से एक्साइटेड एक्साइटेड एक्साइटेड, चलेगा? मैंने दिया 10.2, मैंने दिया, कहां पहुंचेगा? सेकंड एनर्जी लेवल, उसे बोला गया फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। चलेगा? अब मुझे बता दो, ये है हमारा एक्साइटेड स्टेट, कौन सा? चलेगा? यानी एक ऐसा रूल बना ले क्या, एक ऐसा रूल बना ले क्या, एक्साइटेड स्टेट, क्या बोला मैंने? एक्साइटेड स्टेट प्लस 1 बराबर नंबर ऑफ ऑर्बिट। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट नंबर ऑफ ऑर्बिट, एक्साइटेड स्टेट प्लस बराबर नंबर ऑफ, नहीं चलेगा? चलेगा? उसके बाद एक्साइटेशन नीचे से ऊपर, डी एक्साइटेशन, और दोनों मिला के, शब्द समझ गए? नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, दोनों मिला के। कई बार एग्जामिनर साफ साफ कहता है बच्चा समझ जाए, कई बार घुमाता है आपको तो बोलता है इन एंड ट्रांजिशन, बच्चा अपना दिमाग लगाए। अब उसे समझना पड़ता है ऊपर से नीचे आ रहा, नीचे से ऊपर, राइट? ये कहां ऊपर से नीचे हो रहा? ऑर्बिट, राइट? हाँ या ना? मुझे बताइए, क्या हम एक्साइटेशन समझ गए? क्या हम डी एक्साइटेशन समझ गए? अब आता हूं आयोनाइजेशन एनर्जी में। ठीक, आपने आईओसी में क्या पढ़ा मुझे नहीं मतलब, मैं क्या कह रहा हूं सुनिएगा। आयोनाइजेशन एनर्जी आप जब भी निकालेंगे, आप जब भी, तो आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब होता है ग्राउंड स्टेट से, सुन लें, ग्राउंड स्टेट से, क्या बोला मैंने? इन्फिनिटी पर भेजने की एनर्जी। इन्फिनिटी पर भेजने की, कहां से भेजना है बच्चे, कहां भेजना है? एक सवाल पूछूं, हाइड्रोजन एटम की आयोनाइजेशन एनर्जी कितनी होगी? हाइड्रोजन एटम, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, इधर आओ, हाइड्रोजन एटम अभी कहां है? कहां है? इलेक्ट्रॉन कहां है? उसे कहां भेजना है? तो ग्राउंड से इंफिनिटी का गैप कितना है? तो कितना देना पड़ेगा? 13.6। चलेगा? एक सवाल पूछता हूं, आयनाइजेशन एनर्जी कहां से कहां भेजना है? ग्राउंड स्टेट मतलब एन बराबर, यानी मैं कह दूं एन बराबर 1 से एन बराबर इंफिनिटी का जो गैप होगा वही होगा आयोनाइजेशन एनर्जी। रुक जाओ रुक जाओ, ग्राउंड से इंफिनिटी का गैप कितना है? एक इलेक्ट्रॉन है, बैठा है शांति से, दिख रहा है आपको? कहां बैठा है? शांति से नहीं, ग्राउंड स्टेट में बैठा है, ठीक? हाँ या ना? अब आपने उसको एनर्जी दिया, क्या दिया? और आपने दिया 13.6 का, कितना दिया? तो बताओ, अच्छी एनर्जी देते कैसे हो आप? फूंक मार के, फोटोन से। एनर्जी देना है तो फोटोन, एनर्जी मिलेगा तो फोटोन, हर चीज का इलाज फोटोन। अपन अपनी केमिस्ट्री में पार्टिकल की बात करते हैं, फिजिक्स में उसकी बात भी होती है। फिलहाल केवल एक चीज सोचना, बोलो क्या? फोटोन। आप एनर्जी दो, एक वेव एक फोटोन, क्या बोला सर ने? एक फोटोन आया, लिफाफा तक, लिफाफा, एनर्जी 13 पॉइंट, वो इलेक्ट्रॉन एक्साइट, एक्साइट मचल गया ना, और कहां पहुंच गया? इन्फिनिटी। हाँ या ना? अब फिर से एक फोटोन आया, ये फोटोन आ रहा है, समझ पा रहे? इसके पास एनर्जी है 14 ईवी, कितनी है? लिफाफा तक, लिफाफा, एनर्जी, कितनी एनर्जी मिल गई? ऐसा थोड़ी लिफाफा खुलेगा, ये बंद कर दो हो गया, ऐसा नहीं। लिफाफा एक बार में खुलता है तो पूरा मिल, फोटोन एक बार में टकराएगा तो पूरा चला। ऐसा नहीं लिफाफा हल्का हल्का देख के बचा लो दूसरे को दूंगा, ऐसा नहीं चलेगा। एक साथ में कितना मिल गया? 14। अब इलेक्ट्रॉन कितना मिल गया? 14। इन्फिनिटी पे कितना चाहिए था? कितना चाहिए था? आया कितना? तो 13.6 से ज्यादा है, तो इन्फिनिटी जाएगा नहीं जाएगा? इन्फिनिटी तो जाएगा, मगर जो एक्स्ट्रा पॉइंट 4 है वो काइनेटिक एनर्जी बन जाएगा। ये वही वाली बात, हमने आपको 120 दे दिया तो छठवें वाले पहुंच जाओगे, लेकिन 20 घूमते रहोगे जब तक 20 खर्च ना हो जाए। चिकोटी काट के भेज दिया है ना, वो मुझे कॉमेडी से याद आ रहा है, ठीक? हाँ, अभी आया था ना वो। तो अब आप घूम रहे वहां पे, अरे यस और नो। कहने का मतलब क्या है कि अगर आप इन्फिनिटी पे पहुंच गए और उसके पास एक्स्ट्रा एनर्जी है तो फिर वो घूमने लग, मजा, यानी मजा यहाँ आएगा। अभी इलेक्ट्रॉन है फर्स्ट स्टेट में, कहां बैठा है? अरे मान लो, और आपने इसको एनर्जी दिया 10.2, कितना दिया? कहां पहुंचेगा? अब आप इसको एनर्जी दे दो 12.09, कहां पहुंचेगा? अब सुनना, आप इसको एनर्जी दे दो 11, कितना दे दो? ग्राउंड बैठा है, बैठे रहने दो। 11 ईवी का फोटोन आया, आया टक, लिफाफा, एनर्जी, कितना ईवी? भूल गया, 11। अभी अभी कहां था? ग्राउंड में। अभी नापेगा, 11 मिल गया मुझे, मैं क्या करूं? क्यों? 10.2 खर्च कर दे, बाकी काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो जाए।
सर अगर ऐसे यहां होने लग जाए ना तो पूरी बोर का मॉडल गलत हो जाएगा। ऐसे तो आप फिर एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन को स्पीड ऑफ लाइट से भी तेज घुमा दोगे। ऐसा अंदर नहीं है, केवल कहां पॉसिबल होगा, इन्फिनिटी पे। अंदर क्या रूल चलेगा, जितने का गैप डिक्टो उतना ही चाहिए, जितने का गैप डिक्टो उतना ही। लेकिन अगर इन्फिनिटी से ज्यादा है तो बाकी जो रिमेनिंग एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। दिस इज क्लियर? हाँ समझते हैं। अगर कभी मैं आपसे कहूं आयोनाइजेशन एनर्जी, तो आयोनाइजेशन का मतलब होगा मेरे प्यारे बच्चों n बराबर 1 से n बराबर इन्फिनिटी। एक शब्द आता है जिसे बोलते हैं सेपरेशन एनर्जी। क्या बोलते हैं? कई बार सेपरेशन बोलते हैं, कई बार बाइंडिंग। इसका मतलब होता है, सुनिएगा, इसका मतलब होता है, इसका मतलब होता है एक्साइटेड स्टेट से, क्या बोला सर ने, इन्फिनिटी पर ले जाने की एनर्जी। एक्साइटेड स्टेट से इन्फिनिटी पर ले जाने की एनर्जी, यानी कि n बराबर 2 से n बराबर इन्फिनिटी, n बराबर 3 से n बराबर इन्फिनिटी, n बराबर 4 से n बराबर, n बराबर 1 छोड़ के कोई भी n से इन्फिनिटी वही होगा सेपरेशन। सेपरेट कर दिया, अलग कर दिया, पृथक कर दिया। समझ पा रहे हैं क्या? सुनिएगा, मैंने बोला सेपरेशन, क्या बोला? तो सेपरेशन 1 से होगा 2 से। 1 से क्या बोलोगे और 2 से अब क्या बोलोगे? सेपरेशन। हालांकि ये हाइपोथेटिकल बात है, 2 पे आपको इलेक्ट्रॉन मिलेगा ही नहीं, पर आपने ऐसी कोई मशीन बना ली, मान लो कि जैसे वहां जाए विद इन 10 की पावर -8 सेकंड के पहले अटैक कर दो, चलो और कहीं पहुंच जाओ। ऐसा पॉसिबल नहीं है, पर ऐसा मान लो अगर ऐसा हो जाए, उसे हम क्या बोलेंगे? सेपरेशन। n बराबर 2 से n बराबर, n बराबर 2 कौन सा स्टेट है? फर्स्ट। तो इसे बोलेंगे फर्स्ट सेपरेशन एनर्जी। क्या बोलेंगे? ऐसे बोल दो चलेगा। और n बराबर 3 से क्या बोलोगे? अब थोड़ा फील करना, सबको फील कर लोगे? चेक करते। एक शब्द मैंने सिखाया आयोनाइजेशन, एक शब्द सिखा रहा हूं सेपरेशन। जरा ये एनर्जी गैप क्या सबको याद है? एक सवाल पूछता हूं, 1 से 2 का गैप, 1 से 3 का गैप, पहले बोलो। 10.2, 12.09, 12.75। डन। अब हर ऑर्बिट एनर्जी याद है? 1 की एनर्जी -13.2 की एनर्जी, 3 की। अब जो पूछो जवाब देना, एक जो पूछो जवाब देना। 1 से इन्फिनिटी का गैप, 2 से इन्फिनिटी का गैप, 3 से इन्फिनिटी का गैप, 4 से इन्फिनिटी गैप, 5 से इन्फिनिटी गैप। कुछ समझे? जो हर ऑर्बिट की एनर्जी है वही इन्फिनिटी से गैप भी है। डन। आओ बात करते हैं सेपरेशन एनर्जी। सेपरेशन का मतलब क्या है? n बराबर 2 से n बराबर, तो 2 की एनर्जी कितनी है और 2 और इन्फिनिटी का गैप कितना, यानी एक इलेक्ट्रॉन जो सेकंड पे है उसकी सेपरेशन एनर्जी कितनी होगी? +3.4 eV। नहीं समझे? सवाल पूछता हूं, व्हाट इज, सब ओरली सवाल है, फटाफट बनना चाहिए। व्हाट इज द फर्स्ट सेपरेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम? सेकंड सेपरेशन एनर्जी, थर्ड सेपरेशन एनर्जी। अब अभी पहले याद करा दो फिर पूछूंगा, रुक जाओ। नेक्स्ट है आपके सामने एक्साइटेशन एनर्जी, मतलब एक्साइट करने की एनर्जी। एक्साइट क्या? नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, नीचे से एक्साइटेशन। एक्साइटेशन क्या बोला सर ने? हमेशा n बराबर 1 से होगा, लेकिन मॉड्यूल में हाइपोथेटिकल सवाल होते हैं तो कई बार 2 3 होता है, लेकिन एज पर रियल हमेशा कहां से होगा? n बराबर 1 से। चलेगा? कभी भी आपको ऐसा पीवाईक्यू सवाल इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि जो पढ़े लिखे लोग हैं कभी भी 2 से 3 का एक्साइटेशन पूछते नहीं है। फिर भी अगर आपसे बोलूं मैं एक्साइटेशन, क्या बोलूं? यानी हाई एनर्जी लेवल में भेजने की, हाई एनर्जी लेवल में भेजने की। n बराबर 1 से n बराबर 2, n बराबर 1 से n बराबर 3, n बराबर 1 से n बराबर 4। लेकिन मैं हाइपोथेटिकल सवाल 2 से 3 भी पूछ सकता हूं, ये समझा रहा हूं, लेकिन वो सही सही भाषा में हमेशा कहां से होगा, ये समझा रहा हूं। चलेगा? फिलहाल 1 से 2 से 1 से 1 से 1 से 1 से 1 से 1 से वहां तक जाना ही नहीं है, उसकी खोज नहीं हुई अभी तक, आप खोज करना, ठीक है? चलेगा? अब बताओ 1 से 2 का गैप याद है? 1 से 2 का गैप, 1 से 3 का गैप, 1 से 4 का गैप, 1 से 5 का गैप, 13.06। क्या मुझे आप एक्साइटेशन एनर्जी बता दोगे? अब n बराबर 1 से n बराबर, तो 2 क्या हमारा फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है, तो इसका नाम होगा फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी, सेकंड एक्साइटेशन एनर्जी, थर्ड एक्साइटेशन एनर्जी। बोलो डन। अब खेलना, खेल शुरू करें। शब्दों का मतलब ट्रांजिशन,
हाँ या ना बोलना है। ट्रांजिशन, एक्साइटेशन, हाथ से बताओ। एक्साइटेशन, डी एक्साइटेशन, ट्रांजिशन। एक ट्रांजिशन, एक इलेक्ट्रॉन, एक फोटोन, बोलो। नीचे से ऊपर एब्जॉर्प्शन, ऊपर से नीचे, जितने का गैप उतना ही चाहिए, ना तो थोड़ा ज्यादा, जितने का गैप ना तो थोड़ा ज्यादा। बेटा आप भी पढ़े, आयोनाइजेशन एनर्जी याद है बेटा? आयोनाइजेशन एनर्जी याद है बेटा? आयोनाइजेशन एनर्जी n बराबर 1 से n बराबर, सेपरेशन याद रहेगा 2 से 3 से 4 से इंफिनिटी, एक्साइटेशन याद रहेगा 1 से 2, 1 से 3, 1 से 4, 1 से 5। पूछो सवाल, चलो सोच के जवाब देना मगर सही देना, ठीक? 10 सेकंड का पॉज लेंगे फिर आंसर देंगे। अभी सवाल मैं करा नहीं रहा हूं, रेगुलर क्लास होती तो लिखा लिखा कराता, आपसे ओरली पूछ रहा हूं, चलेगा? बोलू, व्हाट इज द फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी? एक्साइटेशन पूछ रहा हूं, फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी। क्या बात है, बेहतर। 10.2 न्यूटन, तो पूरा बोल दो यार, ये भी ठीक। ईवी पर एटम है ना, ठीक। अगला सवाल पूछ रहा हूं, व्हाट इज द फर्स्ट सेपरेशन एनर्जी? 3.4 ईवी। सेपरेशन बोला ना, फर्स्ट बोला मतलब 2 से इंफिनिटी। सेपरेशन में सेपरेट कर इलेक्ट्रॉन, हट बाहर निकल। एक्साइड बस एक्साइड करना है, ठीक। सेपरेशन में इंफिनिटी ले जाना है, एक्साइटेशन में हाई एनर्जी लेवल लेके जाना है, ठीक है। पूछता हूं अगला सवाल, पूछूं, व्हाट इज आयोनाइजेशन एनर्जी? 13.14 ईवी का फोटोन आया तो क्या होगा, कर लोगे? डन है। 10 ईवी का आया तो क्या होगा? कुछ नहीं। 10.2 आया तो अब भी कुछ नहीं होगा। सेकंड, n बराबर 2, यानी फर्स्ट एक्साइटेड, बेहतरीन। अगला सवाल पूछूं, व्हाट इज सेकंड एक्साइटेशन एनर्जी? सेकंड एक्साइटेशन एनर्जी, सेकंड एक्साइटेशन 12 पॉइंट, आसान है। व्हाट इज थर्ड सेपरेशन एनर्जी? थर्ड सेपरेशन बोला है, कहां से निकालना? n बराबर 4 से। भाई पहली बार तो 2 से निकाला ना, दूसरी बार 3 से, तो तीसरी बार 4। चलेगा? नहीं चलेगा, अभी प्रैक्टिस जाएगी। ये सारी कहानी किसकी थी? हाइड्रोजन की। भूल मत जाना, भी तो हाइड्रोजन लाइक एटम को भी आना है। अरे हाँ या ना? अगर हाइड्रोजन के अलावा कोई दूसरा आएगा, अगर हाइड्रोजन के अलावा कोई दूसरा, हाइड्रोजन के अलावा कोई दूसरा, उसका एनर्जी मुझे झट से पता चल जाएगा, बस मुझे जेड स्क्वायर करना है। क्या करना है? क्या मुझे हाइड्रोजन की एनर्जी याद है? दुनिया में हर एटम की एनर्जी याद है। समझाता हूं, हीलियम प्लस ले ले, हीलियम प्लस ले ले, इसका जेड बोलो। पूछो एनर्जी, पहले हाइड्रोजन की बताओ, n बराबर 1 की एनर्जी। अब हीलियम प्लस की बताओ, 13.6 इंटू 4। नहीं समझे? हाइड्रोजन की, हाइड्रोजन की n बराबर 2 की एनर्जी बताओ। हाइड्रोजन की n बराबर 2 की एनर्जी। डन? ईवी लगा लोगे? कितने बच्चे मुझे लिथियम प्लस 2 की बता देंगे? इसका z होता है 3, तो इसकी एनर्जी हो जाएगी 3.4 इंटू 9। डन है? अभी छोटे छोटे सवाल कराऊंगा, घबराइए नहीं। उसके पहले, अगर मुझे हाइड्रोजन याद है, दुनिया में हर एटम याद है। इज द सेम वे, अगर मुझे हाइड्रोजन का एनर्जी गैप याद है, तो मुझे दुनिया में हर एटम का एनर्जी गैप याद है। बस मुझे एक ही काम करना है, जेड स्क्वायर। क्या बात कर रहे हो? एनर्जी गैप में भी जेड स्क्वायर, एनर्जी में भी जेड स्क्वायर, केवल एक चीज का सहारा लेना है, जेड स्क्वायर। एक सवाल पूछ लो, 1 से 2 का गैप, हीलियम प्लस में 10.2 इंटू 4। अरे यार, 1 से 3 का गैप 12.09, 1 से 3 का गैप 12 पॉइंट, लिथियम का एनर्जी 12.09 इंटू 9। अगर हाइड्रोजन याद है, दुनिया में सब याद है। 1 2 3 4, 1 2 1 3, 1 4 1 5, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5। ये हमें खेलना आना, और सब में जेड स्क्वायर जेड स्क्वायर जेड स्क्वायर, बाकी हर एटम हो गया तैयार। दिस इज एवरीथिंग अबाउट बोर मॉडल। लेकिन कुछ एक सवाल कर ले क्या? अब आपको याद करना है, करोगे? एक बार ये एनर्जी लिख लो, फॉर एनी अदर एटम, एनर्जी ऑफ एनी अदर एटम इज एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन इनटू डेल्टा ई बराबर
डेल्टा ई एच इंटू जेड स्क्वायर। फटाफट सवाल करने, करोगे? देखो, कैलकुलेट कैलकुलेट amount of energy required, calculate amount of energy required, calculate amount of energy required to excite an electron, to excite an electron to first excited state, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। कितनों का आंसर आ चुका है वैसे? पूरा सवाल सुन लो। ऑफ हीलियम प्लस एटम बन गया। कितनों से बन गया? खट से। आ गया आंसर। हाइड्रोजन याद है? यस सर। इनटू 4, यस सर। एनर्जी रिक्वायर्ड, तो एनर्जी कितनी आ जाएगी? थोड़ा गुणा कर लेना बेटा, 40 हम लोग। क्या डन है? कुछ कहने वाला हूं, कह दूं क्या? अभी हमें रिडबर्ग रुडबर्ग कुछ नहीं आता, मगर मुझे इतना समझ में आता है, सर ने कुछ देर पहले हमें एक फॉर्मूला बताया था, एनर्जी ई बराबर 12400 बाई लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम। डन है? ये आपकी एनर्जी की मेरी एनर्जी, फोटोन की एनर्जी। ये प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी था, हाँ या ना? किसकी एनर्जी है ये? और अगर मुझे फोटोन की एनर्जी पता तो लैम्डा पता, लैम्डा पता तो डन है। अब सुनना ध्यान से, इसको फील करना, मजा आएगा। फोटोन कब आएगा? जब इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे आएगा कि नीचे से ऊपर? फिर सुन लो, फिर अरे सुन लो बेटा, मत मत घबराओ ना, सुन लो। फोटोन कब आएगा? जब इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे, इलेक्ट्रॉन 2 से 1 पे आया, आने दो इलेक्ट्रॉन को धीरे धीरे, 2 से 1 आ गया, क्या एमिट करेगा? कितने का? कंफर्म? क्यों? ये तो गैप है, तो आपको कैसे पता यही फोटोन है? जितने का गैप है उतना ही चाहिए, उतना ही मिलेगा। जितने का गैप है उतना ही चाहिए, उतना, मेरा हाथ देखना, जितने का गैप है उतना ही चाहिए, उतना। ये चाहिए तो ऐसे बनाता हूं, मिलेगा तो ऐसे बनाता हूं, ऐसे क्यों? चाहिए तो देना पड़ेगा, मिलेगा तो रिलीज होगा, तो सीधी लाइन क्यों नहीं बनाता हूं, ऐसे ऐसे क्यों बनाता हूं? वेव वेव वेव। कौन है ये? तरंग ऐसी होती है ना, जितने का गैप उतना ही चाहिए, उतना ही। डन। कितने का गैप है? तो फोटोन मिलेगा 10.2 का, एक ट्रांजिशन, एक इलेक्ट्रॉन, यानी एक फोटोन 10.2 का मिलेगा। और अगर मुझे फोटोन की एनर्जी मिल गई, अगर मुझे फोटोन की एनर्जी मिल गई, अगर मुझे फोटोन की एनर्जी मिल गई, तो क्या मैं खट से उसका लैम्डा बता दूंगा? एनर्जी ई बराबर 12400 बाई लैम्डा, फोटोन की एनर्जी 10.2, तो लैम्डा आएगा खट से। अभी आगे चल के साइंटिस्ट आने वाले हैं, लेकिन नहीं पता है तब भी किया जा। एनर्जी गैप याद है तो सवाल पूछूंगा, कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ फोटोन एमिटेड व्हेन इलेक्ट्रॉन ट्रांजिट फ्रॉम 2 to 1, खट से आंसर आ जाना चाहिए। एनर्जी गैप याद होना चाहिए, चलेगा? उसके बाद कर लिया ये सवाल। अगला सवाल फटाफट करें, कैलकुलेट द रेडियस ऑफ। सवाल नहीं लिखना है, केवल सॉल्यूशन। कितने बच्चों से बन जाएगा? करते रहो, फॉर्मूला लिखना है, मैं चाहता हूं फॉर्मूला याद हो जाए। 0.5 स्क्वायर बाई जेड। जनरल फॉर्मूला प्लीज याद कर लेना। बन गया? कौन सा आइटम है? हाइड्रोजन। कौन सा ऑर्बिट है? सेकंड। कर लेना जो भी आ रहा है, कितना आ रहा है? वेरी गुड बेटा, आपसे उम्मीद थी। हाँ, 116 एंगस्ट्रॉम। बढ़ू आगे, दे दूं अगला सवाल। लिखिए अगला सवाल, कैलकुलेट द सर्कमफेरेंस ऑफ सेकेंड ऑर्बिट ऑफ हीलियम प्लस। सवाल मत लिखना, सॉल्यूशन। सर्कमफेरेंस पूछा है, कितनों को सर्कमफेरेंस आता है? आता है? यार बहुत टैलेंटेड है यार। एक मिनट, स्टडी तो पढ़ाया ही नहीं 2 पाई आर का फॉर्मूला, तो आर तो पढ़ाया है ना भाई, आर निकाल लीजिए। आर इज इक्वल टू 0.529 इंटू 1 स्क्वायर बाई जेड। आसान है। कौन सा आइटम इस बार? हीलियम प्लस। सर इसका कोई ट्रिक नहीं है, इनका नहीं है बेटा, इनका थोड़ा करना पड़ेगा। 2 पाई इंटू आर, कितना आ रहा है? 0.529 इंटू 4/2। ठीक है, नहीं मैं 2 नहीं करूंगा, मैं 2 से 2 कैंसिल करूंगा। और बताओ,
नहीं चलेगा, बोलो कितना आ रहा है, पाई में आंसर दे दो यार आप। 2.12 पाई, किसमें, न्यूटन में कि जूल में, एंगस्ट्रॉम। ठीक है, ठीक है, बढ़ू आगे, जूल में कहां से आएगा रेडियस है, बढ़ू आगे। अगला सवाल आपको करना है, दे दूं, लिखिए फिर अगला सवाल। सवाल लिखना नहीं, बस सोल्यूशन बताना, आंसर बोलना नहीं, हाथ खड़े कर देना। मन में पढ़े सवाल एग्जाम हॉल में ऐसे पढ़ते हैं क्या? बहुत आसान सवाल। सवाल पूछ रहा है मल्टीप्लीकेशन ऑफ वी एंड आर, वी और आर का अगर हम मल्टीप्लीकेशन कर दें तो क्या होगा, ये सवाल पूछ रहा है। करने का पहला तरीका, बच्चा वेलोसिटी का फॉर्मूला लिखता है, रेडियस का फॉर्मूला लिखता है ना, और दूसरा तरीका, अरे लाला एम वी आर बराबर एन एच अपॉन टू पाई भी तो होता है। अरे हाँ, इन्हीं दोनों इक्वेशन से तो पूरी ये महाभारत का जन्म हुआ है। केवल दो इक्वेशन थी, के जेड स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, और दूसरी इक्वेशन थी एम वी आर बराबर एन एच अपॉन टू पाई। नहीं समझे, वो दो इक्वेशन ही हर चीज का इलाज है, भूल मत जाना। हेलो, किसका प्रोडक्ट पूछ रहा है, वेलोसिटी एंड आर, तो v इंटू आर बराबर है एच अपॉन टू पाई एम। क्या टिक करोगे, थोड़ा पढ़ लो बेटा। ठीक है, बढ़ू आगे, बढ़ू आगे, बढ़ू आगे। अगला सवाल ओरली है, सबसे बन गया, बेहतरीन, सेकंड मतलब सेकंड बी, अच्छा अच्छा, सही बोलो ना फिर, हाँ, बढ़ू आगे। ठीक है, अगला सवाल, हवा में बनना चाहिए तो मजा आए। अरे आप मल्टीप्लाई के फॉर्म में बोल दो यार, मल्टीप्लाई एग्जाम में कर लेना, इंटू करके बोलो ना, क्या बोलोगे, हाइड्रोजन इंटू नहीं कर पाओगे क्या? कौन सा स्टेट बोला सर ने, थर्ड, मतलब एन बराबर 13.6, 3.4, 1.51, 0.85, 85 अच्छा लग रहा है ना, अरे हाँ या ना, 0 पॉइंट, बस ये आंसर होगा क्या, इंटू 9, खत्म खत्म खत्म। आंसर ये टिक कर क्या होगे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये टिक कर क्या जाओगे, माइनस। ठीक है, आपको देना है तो प्लस, इलेक्ट्रॉन का पूछे तो माइनस। इज दिस क्लियर, इज दिस क्लियर? दे दूं अगला सवाल, ये लिखने की आवश्यकता है क्या, अगला सवाल हवा में बता दोगे आप भी, पहले तो मुझे आयनाइजेशन बता दो। आयनाइजेशन डेफिनेशन याद है क्या, वन से इन्फिनिटी, हाइड्रोजन होता तो कितना होता, ये हाइड्रोजन है कि हीलियम प्लस, तो 13.6 इंटू, खत्म यार। एक्साइटेशन एनर्जी कौन सा, फर्स्ट, सेकंड बोला है, मतलब कहां से कहां ले जाना, एन बराबर 1 से एन बराबर 3 पे, क्या मुझे एन 1 से 3 का गैप याद है, खट से बोलो, 12 पॉइंट, कौन सा आइटम है, हीलियम, इंटू 4, लो और बताओ। अरे नहीं समझे, थोड़ा सजा के लिख दो, हाँ या ना, आसान है कि नहीं है, ऐसे 56 सवाल कर सकते हैं, याद है तो फटाफट बनेगा, नहीं तो जो रहेगा। अल्टीमेटली मल्टीपल सवाल से उस वैल्यू को याद ही करते हैं। तो मेन लॉजिक ऑफ टुडेस क्लास, वो सारी एनर्जी हमें अच्छे से याद होना डन है बच्चों। एक और सवाल देख लेते हैं, फिर बाकी बातें करेंगे नेक्स्ट क्लास में, कर लो जल्दी से, बेहतरीन सवाल, आराम से सोच, जब कोई बोलेगा नहीं हाथ खड़े कर देना। रिलीज बोला, एब्जॉर्ब, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर हटा दो, नीचे से ऊपर, वन से इन्फिनिटी तुम जाओ, नीचे से ऊपर तुम जाओ, हाँ देख लेते हैं। सोच लिया, कितने बच्चे सोच रहे, रेजर हैंड। मिनिमम बोला कि मैक्सिमम, मिनिमम एनर्जी रिलीज, मतलब एनर्जी मिनिमम रिलीज होना, तो गैप भी मिनिमम होना, वन आते ही तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। कितना बड़ा एनर्जी गैप है, हाँ या ना, अपने वन आ गया मतलब बहुत बड़ा गैप है,
मुझे बताओ 3 से 1 का गैप याद है? बोलो 12 पॉइंट, और 3 से 2 1 पॉइंट। याद होने का ये फायदा होता है, खटाखट सवाल आपसे बनते, इसलिए याद कर लो उसे। चलेगा? मिनिमम बोला, एनर्जी गैप यहाँ पे मिनिमम यही आंसर होगा, हाँ या ना? एक और सवाल ओरली कर लेते हैं, आपको करना है। हाथ खड़े करना है। क्लास में लैपटॉप न होने की वजह से ऑनलाइन वालों आपसे बातें नहीं हो सकती, असुविधा के लिए हमें खेद है। बन गया? कितनों से बन गया? हाथ नीचे नहीं करे प्लीज। नहीं बना क्या? बन गया? नहीं बना क्या? बन गया बच्चे? बन गया ना सबसे? आइए साहब, रिलीज बोला कि अब्जॉर्ब? 1 से इन्फिनिटी, 4 से 5 मैक्सिमम बोला है, तो 3 से 2। आसान है क्या यार? ये तो बहुत आसान है, मॉड्यूल करोगे, बाकी बातें करते हैं नेक्स्ट क्लास में। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।